आज तक मैं ऑलमोस्ट 400 करोड़ की सेल कर चुका हूँ, जो मैं इंडिया में सोच भी नहीं सकता। मतलब इंडिया में 1 करोड़ की सेल भी इज़ लाइक अ ड्रीम। घर खरीदना पड़ेगा, रहने के लिए कितना खर्चा है, वो सब चीज़ें एक बार मुझे जाननी है थोड़ा सा। अगर स्टूडियो मुझे चाहिए इंडिया में, शायद सस्ते में रेंट पे मिल जाएगा, वहाँ बहुत महंगे पे मिलेगा क्योंकि रेंटल्स हाई हैं, वर्क फोर्स जो काफ़ी हाई है, तो उसकी जो एंड कॉस्ट है बंदे को वो महंगी पड़ती है। एंड ये वो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने बताया, वरना 90% सेलिब्रिटीज़ का घर वहाँ पर है, फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, बट हमें पता ही नहीं होता। तो इसका मेन रीज़न आ जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे दुबई ब्लिंक करके एक शो आया, डेफिनेटली उसमें वो सब दिखाते अपनी फरारी, रॉयल्स रॉय, ये सारी गाड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं। क्या होता है, आसान है ये सारी चीज़ें लेना यार। 2022 में शेख जी ने एक पोस्ट डाला था, इफ़ अ वुमन इज़ रोमिंग अराउंड सिटी एट 3 in the night, दैट मीन्स शी इज़ इन दुबई। दुबई में भिखारी हैं क्या? इलीगल है भिखारी होना। अभी मैंने कल ही पोस्ट देखी थी कि एक भिखारी पकड़ा गया शारजा के मॉस्क के पास, और उसकी लास्ट 3 दिन की जो टोटल अर्निंग थी वो 14,000 दिरहम थी, 3 लाख अरे रुपए। बाप रे। तो 10 बजे भी मैं निकलूंगा, 2 बजे मैं दिल्ली में हूँगा। तो इट्स लाइक कि आप अपने दिल्ली शहर में ही रह रहे हो। दिल्ली से बेंगलोर जितना टाइम लगता है उससे कम में आप दुबई पहुँच जाते हो। ये वाला पॉडकास्ट बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ के बारे में बात है। हर एक तीसरा बंदा मिलेनियर है दुबई में जो शिफ्ट होता जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सोचो किसी एरिया में मेट्रो नहीं है, लेकिन वहाँ पे अप्रूव्ड हो गई है। वहाँ पे उसी दिन से रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस दिन मेट्रो आ जाती है वहाँ के जो रेट रहते हैं वो स्काई हाई रहता है। इसी तरीके से दुबई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और दुनिया में जो भी सबसे पहले कुछ चीज़ होती है वो दुबई में टेस्ट होती है। तो दुबई का मार्केट बहुत बड़ा है। मेरे जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ मिलेनियर माइंडसेट एंड एवरीथिंग। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि आप दुबई किस तरीके से शिफ्ट हो सकते हो, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो आप इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देख सकते हैं। लवकेश, वेलकम टू द डीडी शो। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा रीज़न आपको बुलाने का शो पे ये है कि आप दुबई में काम कर रहे हो जी, और 2026 में मुझे और मेरी टीम को शिफ्ट होना है। अरे वेरी गुड, वेलकम। तो हमने सोचा कि एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो ऑलरेडी दुबई पहुंच गया और वहाँ पे काम कर रहा है। थैंक यू। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत सारे कॉमन बिजनेसमैन भी होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं कि कैसे जाना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू सबका क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। और डाउट से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मिथ बहुत होते हैं लोगों को दुबई को लेके। वो सब भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1994 में मेरा जन्म हुआ, और 2025 तक दुबई उस टाइम पे कैसा था और अब कितनी ग्रोथ हो चुकी है, कैसा हो गया दुबई? मैं बोलूँगा 360 डिग्री से भी ज़्यादा चेंजेस हैं उस शहर में। तो क्या चेंज आया, मतलब मेजरली क्या चेंज आया वहाँ पे? जैसे मैं बताऊं, जो मेजर चेंज आया वो आया 2002 के बाद। 2002 तक कोई भी पर्सन जीसीसी में प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकता था। तो जितने भी लोग जाते थे वो सिर्फ वीज़ा मिलता था 2 साल का, तो उनका माइंडसेट होता था कि भाई 2 साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद अगर हमारी जॉब नहीं रही हमें वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी ऐसी जगह ना तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, ना इन्वेस्टमेंट करते हो, ना अपनी फैमिली का फ्यूचर देख पाते हो, जहाँ पर रह ही नहीं सकते हो। बट 2002 में गवर्नमेंट ने दुबई को किया फ्री होल्ड कि कोई भी नेशनलिटी का पर्सन दुबई में आके अपना घर ले सकता है। ये सबसे बड़ा एक सेंस मिल जाता है स्टेबिलिटी का, कि अभी हम यहाँ घर ले सकते हैं, मतलब यहाँ रह सकते हैं, अब हम आगे के प्लान्स बना सकते हैं। उसकी वजह से दुबई बहुत ग्रो कर रहा है। अगर आप नेबरिंग सिटीज़ या इवन कंट्रीज़ को देखोगे, आबू धाबी, शारजा, इवन कतर, सऊदी, इनमें प्रॉपर्टीज़ फ्री होल्ड नहीं थी, जो बहुत बड़ा रीज़न है उनका इतने ग्रोथ ना लाने का। दुबई ने उस चीज़ को बहुत पहले समझ लिया कि हमें बाहर के लोगों को अंदर लाना पड़ेगा, उनके लिए वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, ताकि वो इसको अपना फील करें। ऐसा ना हो कि हम उनसे सिर्फ काम करवाएं और उनके मतलब का कुछ ना दें, ना लाइफस्टाइल दें, ना उनको अगर पार्टीज करनी है तो क्लब दें, ना अगर उनको अच्छी जगह रहना है तो घर दें। ये सारी चीज़ें बाकी सिटीज़ नहीं समझ पाई, बट दुबई ने 2002 में ही ये डोर अपने ओपन कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत मैसिव ग्रोथ है ये। मुझे ऐसा लगता है कि दुबई ने ना बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया कि दूसरे कंट्री के लोगों को इनवाइट किया कि आप आओ, जितने भी टैलेंट है। जो शेख मोहम्मद है हमारे, उन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि जितने भी टैलेंट हैं आओ या रहो, काम करो।
इवन यही रीज़न है कि आज वहाँ अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 100 सिर्फ 9% लोग वहाँ के यूएई लोकल्स हैं, बाकी 91% बाहर के लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर सिर्फ रिटायर हो रहे हैं। दुबई को पहले भी नीड थी बाहर के लोगों की और आज भी नीड है ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली। और सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है कि दुबई इतनी जल्दी ग्रो हुआ, इतनी फास्ट ग्रो हुआ। और मैंने ये चीज़ देखी है, कुछ भी नई चीज़ होगी ना सारी कंट्री में सबसे पहले वो दुबई में इम्प्लीमेंट होते हुए दिख जाती है बहुत तेज़ी से। तो मुझे एक चीज़ जाननी है, जो पहले तो वहाँ का माइंडसेट जानना है कि मतलब जो शेख मोहम्मद है उनका माइंडसेट क्या है, क्या कहते क्या है वो। तो अकॉर्डिंग टू हिम अगर मैं बताऊं तो उन्होंने बोला था कि आई एम द CEO एंड दुबई इज़ माई कंपनी एंड आई हैव टू मेक श्योर आई विल टेक दिस कंपनी टू नंबर 1। तो उनका माइंडसेट ये कि भाई मुझे जो चीज़ सही लग रही है और अगर वो मेरे शहर को ग्रो करेगी विच इज़ अ बिजनेस, तो मैं इसको तुरंत इंप्लीमेंट करूंगा, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कुछ नया रूल अप्लाई करना हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो। अगर उनको देखा, उनको समझ में आया, उनको फंड की टेंशन नहीं कि कितना लगेगा, उनको टेंशन नहीं कि अप्रूवल्स लेने हैं, ये करना है वो करना है, इफ़ इट्स राइट दे विल डू इट एट दैट पॉइंट। जैसे अभी बारिश आई थी लास्ट ईयर तो बहुत जगह न्यूज़ देखा होगा कि बाढ़ आ गई, दुबई तो बह गई। आई वॉज देयर, उस दिन मैं वहीं था, मेरे ब्रदर इन लॉ की फ्लाइट भी थी उस दिन जो मिस हो गई। तो बारिश आई थी बहुत ज़्यादा, इतनी आई थी कि दुबई में जितनी बारिश 1.5 साल में आती है उतनी बारिश 24 घंटे के अंदर आई थी। तो इतनी बारिश अगर किसी भी शहर में आएगी वो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम फेस करेगा। बट जस्ट आफ्टर 48 आवर्स हर रोड पे से पानी को निकाल दिया गया था। यहाँ दिखता है कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। अगर आज मैं बात करूँ इंडिया में भी अगर अब बारिश आती है तो क्या कोई निकालने आता है पानी को? भरा रहता है, एक हफ्ते बाद अपने आप वो सूखता है, उसको कोई निकालने नहीं आता। बट दुबई गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिए, पूरी रात वहाँ टैंकर्स चले, पानी को इकट्ठा किया, समंदर में फेंका और 48 घंटे के अंदर सारी रोड्स नॉर्मल हो गई, गाड़ियों को फ्री में ठीक करवाया गया और तीसरे दिन बिल पास कर दिया काफ़ी बिलियन दिरहम का कि आगे अगर ऐसी बारिश आएगी तो हमारी सिटी उसके लिए प्रिपेयर कर रही है आज से, जो कि 72 सालों में पहली बार हुआ था। जो अगली बार शायद हो ना हो पता नहीं है, बट उन्होंने उसी दिन बिल पास कर दिया और उसका काम स्टार्ट करवा दिया था। तो ये बहुत बड़ा माइंडसेट होता है कि भाई हमें जो चीज़ करनी है वो करनी है, तभी हम इसको नंबर 1 लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत फास्ट इम्प्लीमेंटर हैं दुबई वाले लोग, इंस्टेंट, कमाल की बात है। इंस्टेंट। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वहाँ एक पानी भरने की बात से ही मुझे पता लग गया कि यहाँ पे अगर पानी भर जाएगा अपने आप निकल गया तो निकल गया, नहीं तो नहीं पड़ा रहता है एक। और 48 घंटों के अंदर उन रास्तों को, जो बिजी रास्ते हैं सबसे ज़्यादा ऑफिस जाने के लिए, वो चालू हो गए। सबसे बड़ी बात मेरी गाड़ी मतलब ऐसे हो रही थी जिस दिन बारिश आई थी, मैं सिस्टर को लेने जा रहा था क्योंकि वो स्टक हो गई थी, सब बंद हो गया था, बट वो रास्ते 48 घंटे में बिल्कुल साफ हो चुके थे, इतना क्लीन हो गया था। सो जस्ट वांटेड टू नो, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है परमानेंट, जैसे हनी सिंह हो गया, विवेक ओबरॉय, अभी न्यूज़ आ रही है रॉयल्स रॉय खरीद ली, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया। सोनू निगम जो सिंगर हैं यहाँ के, तो मतलब ऐसे लोग जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे दुबई बहुत बढ़िया जगह है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है रहने के लिए, और वापसी आने का नाम नहीं लेता। ऐसा दुबई में क्या है, इवन मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे थे, वो टैक्स की वजह से परेशान होके गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ये प्लान था कि वापसी इंडिया आना है, लेकिन अब वो बोलते हैं कि धैर्य हम वहीं पे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, शायद इससे बेस्ट कंट्री नहीं है। तो ऐसा क्या है दुबई में जो भारत में नहीं है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सब ये प्लान के साथ जाते हैं कि 2-5 साल हम काम करेंगे, वापस आ जाएंगे, यही माइंडसेट रहता है। एंड ये वो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने बताया, वरना 90% सेलिब्रिटीज़ का घर वहाँ पर है, फैमिलीज वहाँ रहती हैं, बट हमें पता ही नहीं होता। तो इसका मेन रीज़न आ जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन लोगों को ना ये फ़र्क पड़ता है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, इनको ना ये फ़र्क पड़ता है कि इनका टैक्स बचेगा, इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है विच इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें मेनली 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है कि आपको सेफ्टी क्या मिल रही है, क्या आप अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं शूट पे जा रहे हो तो आपकी फैमिली पीछे से सेफ है, आपके बच्चे पीछे से सेफ हैं। तो दुबई आज की डेट में टॉप 5 सेफेस्ट सिटी में आता है पूरे वर्ल्ड में। एग्जांपल लूँ, आज हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर पे मेड आता है, हम अपना घर अनलॉक छोड़ के जाते हैं, सुबह जब ऑफिस जाते हैं, शाम को वो पीछे से आके सफाई करके चला जाता है। अगर मैं मार्केट में हूँ, मेरे विंडो का मतलब कार की जो मिरर है अगर वो डाउन है, मैं अंदर जाऊँगा, 2-3 घंटे खा के आऊँगा और बाद में रियलाइज़ होगा ये तो खुला रह गया, वहाँ बैग हैं तो बैग रहेंगे, वो भी मोस्ट बिजिएस्ट एरियाज़ में। इस तरह की सेफ्टी आप सोच भी नहीं सकते हो शायद, कि मैंने टेबल पे फ़ोन चलाया, मैं वॉशरूम चला गया, आया हूँ, वहीं रखा हुआ है।
एक बार मेरे एयरपोर्ट टैक्सी में रह गए थे, टैक्सी वाला खुद मुझे देने आया। तो इस लेवल की सेफ्टी है जो वो पैसे देके खरीद नहीं सकते, चाहे वो मुंबई में रहे या दिल्ली में रहे, इसलिए वो शिफ्ट हो जाते हैं दुबई। यार ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, सॉरी टू कट नो यू। प्रॉब्लम। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, एक लड़की गोल्ड की गाड़ी के ऊपर पे रख देती है और वो लोग निकलते रहते हैं, उससे कोई उठाता नहीं। यार ये तो बहुत शॉकिंग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे भी पेरेंट्स आए थे, मैंने उनको बोला हम घर ऐसे ही छोड़ जाते हैं। वो बोले कि लवकेश हम दिल्ली में सोच भी नहीं सकते कि हम घर खुला छोड़ के बाहर चले जाएं, हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ वो चीज़ रियल में हो रही है। वो बहुत नेक्स्ट लेवल की सेफ्टी है, क्योंकि ना वहाँ कैमराज है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड हमेशा खड़ा हुआ है, ना रोड्स पर पुलिस दिखेगी आपको। बट सेफ्टी का जो लेवल है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज है, बहुत तगड़े पनिशमेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या प्रिजन के वाइज हो, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता। जैसे किसी ने लड़की को छेड़ दिया, जैसे छेड़ दिया तो वो तो सीधे देश से बाहर है, दोबारा आ भी नहीं सकता, प्लस 1 लाख दिरहम की पेनल्टी। मैं आपको रेड लाइट का ही बताऊं, अगर मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो 1 महीने के लिए मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, मुझे 12 ब्लैक पॉइंट मिलेंगे, टोटल 24 ब्लैक पॉइंट पे मैं 1 साल के लिए गाड़ी नहीं चला सकता। तो अगर वो एक्यूमुलेट होकर 24 हो गए तो 1 साल वैसे नहीं चला पाऊंगा। एंड तीसरा 5,000 दिरहम से लेके 50,000 दिरहम तक का फाइन है, विच इज़ 1 लाख से लेके 12 लाख। तो मैं हिम्मत भी नहीं करूंगा रेड लाइट पे, अगर वो येलो हो रही है मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि 1 महीने गाड़ी कौन गवाएगा, प्लस ब्लैक पॉइंट प्लस फाइन। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, उसी रीजन से बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत तगड़े फाइन्स हैं। अगर मैं रोड पे गाड़ी रोक के खड़ा हूँ, सिर्फ इंडिकेटर लाइट ऑन कर दी कि मेरे को कुछ काम है 2 मिनट का, तुरंत पुलिस ने देखा 500 दिरहम का फाइन कि आप ट्रैफिक को रोक रहे हो। तो 11-12 हज़ार दिरहम ऐसे, 11-12 हज़ार रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। और वुमेन सेफ्टी की अगर बात करें तो वो कैसा है वहाँ पे? लास्ट मेरे ख्याल से 2022 में शेख जी ने एक पोस्ट डाला था, इफ़ अ वुमेन इज़ रोमिंग अराउंड सिटी एट 3 in the night दैट मीन्स शी इज़ इन दुबई। ये उनका मतलब ये था कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा सेफ अगर वुमेन फील करती हैं तो हमारे दुबई में फील कर सकती हैं। पहला मिथ तो होता है कि दुबई में लड़कियां कुछ भी नहीं पहन पाती, क्योंकि उसको देखा जाता है जीसीसी में, कि दुबई जीसीसी में आता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस्लाम को फॉलो किया जाता है, आपको यही पहनना है। बट दुबई उनसे बहुत अलग है। दुबई में मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस हैं, आप वहाँ बिकनी पहन के जाओ, कुछ भी पहन के जाओ, नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ भी पहन सकते हो। सेकंड, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। लड़कियाँ वहाँ 3, 4, 2 बजे कोई भी टाइम हो वो अकेले टैक्सी में जाती हैं। अगर मैं दिल्ली में बात करूँ अपनी फ्रेंड से, कुछ फीमेल फ्रेंड होती हैं, तो मैं बोलूँ कि टैक्सी ले लेना, वो बोलती है लवकेश 2 बजे थोड़ी टैक्सी लेंगे हम दिल्ली में। तो मतलब आप टैक्सी में सेफ नहीं हो, इसका मतलब कहाँ सेफ हो गए? टैक्सी तो एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसको कोई बंदा रन कर रहा है। तो भाई में वो डर ही नहीं है। आप बीच बस में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, टैक्सी में चले जाओ, पैदल चले जाओ, आप जब खुद आओगे आप फील करोगे कि 3-4 बजे भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, और पुलिस खड़ी भी नहीं है, सबको डर है अंदर से। ठीक है यार लवकेश, आप पहले भारत में ही काम कर रहे जी अब से 3 साल पहले, डेफिनेटली। और उसके बाद आप दुबई चले गए, क्या महसूस करा, क्या फील करा वहाँ पे जाके? ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, क्या चीज़ है ऐसा वहाँ पे? कोई प्लान नहीं था, मैं वैसे ही बाय मिस्टेक चला गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पहले से रहती थी, तो मैं बस एक्सप्लोर करने चला गया था कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी लाइफ में चेंज आए 3 साल के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो चीज़ों को लेके हो कि मेरी फैमिली को कितना प्राइड है, या फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है। और दुबई इज़ लाइक इंडियन सिटी आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। अगर मेरे पापा फ़ोन करें कि शाम को आना है, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। ना मुझे टेंशन है कि वीज़ा लेना पड़ेगा, या फ़्लाइट्स महंगी हैं, या फिर ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है। 15-20 हज़ार रुपये में फ़्लाइट हो जाती है, 3.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है, तो 10 बजे भी मैं निकलूंगा, 2 बजे मैं दिल्ली में हूँगा। तो इट्स लाइक कि आप अपने शहर में ही रह रहे हो। दिल्ली से बेंगलोर जितना टाइम लगता है उससे कम में आप दुबई पहुँच जाते हो। सेकंड, दुबई जिस तरीके से ग्रो कर रहा है अभी, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं रियल एस्टेट सेक्टर में एंटर किया था 3 साल पहले, आज तक मैं ऑलमोस्ट 400 करोड़ की सेल कर चुका हूँ, जो मैं इंडिया में सोच भी नहीं सकता। मतलब इंडिया में 1 करोड़ की सेल भी इज़ लाइक अ ड्रीम। मतलब मैं जब कुछ पिछले इंडस्ट्रीज़ में काम करता था, वो मेरी गोल था कि पूरे साल में मुझे 1 करोड़ रुपए की इनकम करनी है। लेकिन वहाँ जब मैं गया तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्योंकि वो शहर ग्रो कर रहा है। अभी मैं कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करूंगा और मेरे माइंडसेट और स्किल सेट मैच कर रहा है, तो मैं शहर के साथ ग्रो करने लग जाऊंगा, क्योंकि सिटी में हर चीज़ डेवलप हो रही है आज की डेट में। ये चीज़ बहुत सही है, जो कंट्री करंटली ग्रो कर रही है True. और जो ग्रोइंग है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर लोग जाते हैं, मौका मिल जाता है उनको जगह बनाने का, अपनी जगह बनाने का। करेक्ट। सो मुझे कुछ चीज़ जाननी है, मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ? सी मेरा बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ है, इवन टैक्स चलो मैं बोल लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ठीक है। और मेरे बहुत सारे दोस्त और इवन रिसर्च, वो या तो मिलेनियर है, बिलेनियर मैं सिर्फ एक को जानता हूँ, साजिद को।
ओके। ठीक है, वहाँ पे मिलेनियर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हर तीसरा बंदा वहाँ मिलेनियर। ये बात सच है? डेफिनेटली हर कोई मूव हो रहा है। आगे चल के आप देखोगे वो सिटी विल बिकम लाइक अ ड्रीम सिटी, क्योंकि हर बंदा जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहता है और पीस में रहना चाहता है, और उसको सब कुछ मिल रहा है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, उसको सारी एंटरटेनमेंट चीज़ें मिल रही है, सब कुछ अब मिल रहा है वहाँ पर। तो इसलिए वो सब मूव करते जा रहे हैं। आगे चल के देखोगे हर दूसरा बंदा भी मिलेनियर शायद मिले, क्योंकि बहुत महंगा होता जा रहा है शहर। श्योर। हम देखते हैं बड़ी फैंसी चीज़ें, जैसे दुबई ब्लिंक करके एक शो आया, डेफिनेटली उसमें वो सब दिखाते हैं, अपनी फरारी, रॉयल्स रॉय, ये सारी गाड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं। क्या वहाँ पे आसान है ये सारी चीज़ें लेना, या आसान? अगर मैं एक रियल एग्जांपल दूं तो इंडिया में अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी 50,000 रुपये महीने होती है। अगर मुझे आईफोन आज की डेट में अफोर्ड करना है, आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात करें, 1.5 लाख रुपए का है, विच मीन्स मुझे 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी तब जाके वो फ़ोन मुझे मिलेगा। लेकिन सेम पर्सन जब दुबई में जॉब करता है उसकी मिनिमम सैलरी होती है 1,20,000 रुपये, और वहाँ आईफोन का प्राइस है 99 to 1,05,000 रुपीज़। तो 1 महीने से भी कम की सैलरी में उसके पास आईफोन आ गया। तो कंपैरिजन क्या है कि इनकम ज़्यादा है और चीज़ें सस्ती हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो बेसिक चीज़ें हो, इनकम आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बंदा 20% सेव भी करेगा तो 50,000 का 10,000 ही बचाएगा यहाँ पर। लेकिन वहाँ अगर वो 1 लाख कमा रहा है, 20% सेव करेगा, 20,000 बचा रहा है, 80,000 उड़ा भी दे, खर्चे नहीं देखने। हमें देखना है कि इनकम का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब आप दुबई जाते हो। चीज़ें महंगी नहीं होती, या तो सेम लेवल पे होती हैं या फिर सस्ती और हो जाती हैं, तो अफोर्ड करना ईजी हो जाता है। आपने कभी एमिरेट्स से फ्लाई किया है? जी, अभी मैं उसी से आया हूँ, लास्ट मतलब 5-6 फ्लाइट्स मेरी उसी की हैं, क्योंकि जब पहली बार गया आदत पड़ गई उसकी। उसका एक्सपीरियंस कैसा? मैं तो बैठा नहीं हूँ। जी, सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या है कि सेपरेट टर्मिनल दिया हुआ है पूरे एयरपोर्ट पे। अगर आप जाते हो तो टर्मिनल 3 इन दुबई जो है वो सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट के लिए। तो आपको ना तो ये चेक करना कौन से गेट पर मेरा वाला एयरलाइन है, किसी भी गेट पर जाओगे सिर्फ एयरलाइन है। बहुत स्मूथ उनका स्टाफ है, क्योंकि हर नेशनलिटी के बंदे उनकी फ़्लाइट में होते हैं। कम से कम 16 नेशनलिटी के पर्सन्स को वो अपने कैबिन क्रू में रखते हैं, ताकि आप किसी भी नेशनलिटी के हो आपको कोई ना कोई केटर कर सके। छोटी चीज़, अगर कोई बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, कैबिन क्रू आएगा, फोटो निकालेगा, प्रिंट निकाल के आपको देगा एज अ मेमोरी कि आप अपने घर में रखो। तो ये बहुत छोटे छोटे गेस्चर हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके साथ बच्चा है तो आपको प्रॉपर एक बैग देते हैं जिसमें आप अपने बेबी को सुला सकते हो, और फुल फ्लाइट मिलती है। मतलब पूरा एयरलाइन जो है कंप्लीट पैकेज होती है, चाहे वो सीट का हो, फूड का हो, बेवरेजेस का हो, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आपको हर चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, और सारी फ्लाइट्स वेल मेंटेन्ड रहती हैं इन टर्म ऑफ की नई फ्लाइट्स होती हैं उनको प्रॉपर। अगर अंदर जाते हो, जैसे मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से आया था एक बार, उसकी फ़्लाइट बहुत पुरानी थी तो वो अच्छे से फ्लाई करती है, बट अंदर से डर लगता है कितनी पुरानी फ्लाइट है, कुछ हो ना जाए। लेकिन जब मैं एमिरेट्स में गया, चाहे कभी भी गया, उनकी फ़्लाइट बाहर से भी नहीं लगती है और अंदर से भी नहीं लगती है। शायद वो मेंटेन बहुत अच्छे से करते हैं। अगर मैं बताऊं, उनके हर जगह आपने देखा होगा एयरलाइन इंडस्ट्री डूब रही है या लॉस में चल रही है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। एमिरेट्स के स्टाफ को पिछली साल 6 महीने की सैलरी एज अ बोनस दी थी। मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल है अगर दुबई में बात करूं। 6 महीने की सैलरी एज अ बोनस। क्रू भी खुश है, कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। करेक्ट। मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलेनियर, मोहम्मद जो शेख मोहम्मद हमारे, वो ट्रिलेनियर है डेफिनेटली। एंड सबसे बढ़िया बात पता क्या है कि जब एमिरेट्स में मॉडिफिकेशन हुआ, वो बन रहा था, तो खुद जाके बैठ के देख के आया इकोनॉमी फ्लाइट कैसी है, बिजनेस क्लास कैसा है, तो हर चीज़ खुद करके देख रहे हैं। और ये बात मुझे बड़ी सही लगी कि वो बंदे एक्चुअली में इसको स्टार्टअप की तरह लेके चल रहा है। जैसे मैंने बताया, कैश ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लो होगा, हर चीज़ में बिजनेस देखना कि ये भी खुश रहे, मैं भी पैसे कमाऊँ। और एक और चीज़ है कि सबसे ज़्यादा मिलेनियर वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कल्चर वहाँ से भी आया था कि जो शेख मोहम्मद लेके चल रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे भी आ रही है कि बिजनेस वाले लोग आ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ वहाँ से भी आ रही है कि जो सीड आपने डाला है, जो माइंडसेट आपका है अपने शहर को लेके कि कहाँ लेके जाना है, तो लोग उसको बोल के सेफ फील करते हैं कि चलो यहाँ चलते हैं, हम और हमारी फैमिली सेफ रहेंगे। आप कितने मिलेनियर को जानते हो वहाँ पे? मतलब मैं जितने भी लोगों के साथ ऑलमोस्ट मैं 65+ डील्स कर चुका हूँ रियल एस्टेट की, जिसमें 80% लोग मिलेनियर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी स्टार्टिंग प्राइस ही 1 मिलियन है। बट आई नो पीपल जिनकी एज मुझसे 1 साल छोटी है, वो मुझसे मिलने आए, मैं उनकी एज नहीं जानता था। इन जस्ट 1 वीक ऑफ टाइम ही बॉट प्रॉपर्टी वर्थ 28 करोड़। 7-8 प्रॉपर्टी ली और हमने एज अ शॉपिंग की, विंडो शॉपिंग की तरह कि आज ये देख क्या है, चलो बुक करते हैं आज ही। और जब मैंने पासपोर्ट देखा, ही वॉज 98 बोर्न फ्रॉम राजस्थान।
मैंने पूछा क्या करते हो, ही वॉज अ टेक गाय, कि मैं अभी एक अपनी कंपनी बेच के आया हूँ, मतलब अपना जो सॉफ्टवेयर है वो बेच के आया हूँ सिंगापुर में, उसके फंड्स को मैं लगा रहा हूँ, अब यहाँ कुछ और डेवलप करने आया हूँ दुबई में, यहाँ की मार्केट को देख के कि मैं कौन सी ऐप्स बनाऊँ और उनको फिर यहाँ आके सेल करूँगा। अमेजिंग। मुझे आपसे ना ये चीज़ जाननी है, आपको बुलाया ही हमने इसलिए था कि हम कैसे शिफ्ट हो यार, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हमें दुबई शिफ्ट कैसे होना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, घर खरीदना पड़ेगा, रहने के लिए कितना खर्चा है, वो सब चीज़ें एक बारी मुझे जाननी है थोड़ा सा। अगर कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है जॉब करने के लिए, तो व्हाट मोस्टली पीपल डू, वो अपना टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं 2 महीने का, जो 60 डेज़ का आपको मिल जाता है 15,000 रुपये में। वो उसमें जाते हैं और अपनी जॉब्स एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 60 डेज़ इनफ टाइम है। आप इंटरव्यूज़ दोगे, कम से कम 10-15 इंटरव्यूज़ तो स्केड्यूल कर लोगे, क्योंकि प्रायर मेहनत करके जाओगे, कनेक्शंस बना के जाओगे। उस दौरान अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है तो वो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है 2 साल का, तो आप सेटल हो जाते हो। तो इन 2 महीने का आपको एक्सपेंस लेके जाना होता है बेसिकली, जो रफली 1.5 लाख रुपए के आसपास आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपये आपके जाने वीज़ाज़ में ही खर्च हो जाएंगे, प्लस वहाँ रहना मिनिमम 25,000 रुपये महीने का रेंट, ग्रोसरी बिल सब कुछ लगा के कम से कम 1.5 लाख रुपये अगर आपके पास हैं, तो वो आप 2 महीने ईजिली वहाँ सस्टेन कर पाओगे। फिर जो सैलरी आएगी उससे आप अपनी लाइफस्टाइल को मैच कर पाओगे जिस तरीके की आपको रखना है। और अगर किसी को बिजनेस ओपन करना है दुबई में, तो वहाँ आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको पासपोर्ट देना होता है, अपनी कंपनी के 3 से 4 प्रिफर्ड नेम बताने होते हैं जो आपको चाहिए, वो चेक करेंगे, अवेलेबल है तो आपको बता देंगे, और ऑनलाइन ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा बिना वहाँ पर जाए, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ बैठ के। वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे, नाम पूछेंगे, प्रोसेस शुरू कर देंगे। 3 से 4 स्टेप हैं जो सारा उनकी और एजेंसी करेगी, आपको नहीं जाना। सिर्फ लास्ट स्टेप है जिस पर आपको साइन करना है, कि MOU होगा, उस पर आप साइन करोगे। उस टाइम पर आपको 1 दिन के लिए जाना है। MOU जैसे आप साइन करोगे, विद इन 24 आवर्स गवर्नमेंट आपको ट्रेड लाइसेंस दे देती है आपकी कंपनी के नाम के साथ, कितने शेयर्स हैं और कितने पार्टनर हैं, आपकी कंपनी खुल गई। तो मैं बोलूँ 1 डे में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जिसका एक्सपेंस आता है 15 से 20 हज़ार दिरहम, यानी 3.5 से 4.5 लाख के बीच में आपकी कंपनी वहाँ खुल जाती है 1 साल के लिए। हाँ, 1 साल के लिए? हर साल, मतलब रिन्यूअल फीस होती है जो आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। कितना होता है? 15, अगर आपका 15,000 एक्टिविटी के ऊपर होती है, जितनी एक्टिविटीज़ आप ऐड करते जाओगे अपने लाइसेंस के अंदर। जैसे मेरी कंपनी है तो हम बाइंग सेलिंग की एक एक्टिविटी है कि हम प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं। अगर मुझे प्रॉपर्टी को मैनेज करना है तो मुझे दूसरी एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, 5,000 दिरहम उसके एक्स्ट्रा। तो जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं उतनी रिन्यूअल फीस बढ़ती जाती है। अगर एक ही एक्टिविटी है तो रफली 15,000 दिरहम आपकी रिन्यूअल फीस होती है हर साल जो आपको देनी होती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियंस है तो थोड़ा दिमाग चल रहा है, हम एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि हमारा एक बिजनेस है, लेकिन पीछे उसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ कनेक्टिविटी है, और हम वो चीज़ करना स्टार्ट कर दे तो कुछ हो सकता है? वहाँ सब कुछ इतना रेगुलेटेड है कि हम कुछ कर नहीं सकते। वहाँ की मतलब एक आईडी होती है, एमरेट्स आईडी, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड होता है, उससे सारी चीज़ें लिंक होती है। सेकंड, अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं कोई रियल एस्टेट एजेंट आज चाहे कि मैं दिल्ली की जगह दुबई में जाके प्रॉपर्टी बेच के आ जाता हूँ, कि भाई इसको प्रॉपर्टी चाहिए, इस बिल्डर की चाहिए, मुझे पता है, मैं सीधे जाऊँगा और बेच दूंगा, वो डेवलपर इंटरटेन ही नहीं करेगा आपको। अगर आप उसके यहाँ प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं हो, सारा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, वो प्रॉफिट के चक्कर में आपको प्रॉपर्टी देगा ही नहीं। बोलेगा पहले कंपनी को रजिस्टर करो, किस एजेंसी से बेच रहे हो, तभी आप जाके बेच सकते हो, वरना अलाउड ही नहीं है प्रॉपर्टी बेचना। उसी तरीके से अगर आप कोई और बिजनेस करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे गवर्नमेंट के सिस्टम में, क्योंकि हर चीज़ रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपके वैट नहीं बनेंगे, आपको इन्वॉइसेस नहीं मिलेंगे, और आप आके चल के प्रॉब्लम में आओगे। एक बात बताइए, चलो हम दुबई पहुंच गए, खर्चा कर लिया, अड्डा कैसे जमाया, अपना बिजनेस कैसे जमाया वहाँ पे? सबसे पहला तो जैसे बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस बिजनेस के लिए हम जा रहे हैं। हमारा ही ले लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ले लेते हैं, कि किसी को मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है। तो आज की डेट में जैसे मैंने बताया, दुबई ग्रोइंग सिटी है, चाहे वो आपके रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो जिम्स हों, चाहे इवन रेंटल कंपनीज हो जिनको प्रॉपर्टी रेंट करनी है, या इवन रियल एस्टेट हो, रियल एस्टेट एजेंट्स, ये सब अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं आज की डेट में दुबई के अंदर, क्योंकि शहर ग्रो कर रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी पॉकेट में आ रहा है जिसका ब्रांड बना हुआ है। तो सिंपली अगर आप उनको टारगेट करोगे, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छा क्राउड मिल जाता है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है दुबई जैसे शहर में चीज़ों को मैनेज करना। अगर स्टूडियो मुझे चाहिए, इंडिया में शायद सस्ते में रेंट पे मिल जाएगा, वहाँ बहुत महंगे पे मिलेगा, क्योंकि रेंटल्स हाई हैं, वर्क फोर्स जो काफ़ी हाई है, तो उसकी जो एंड कॉस्ट है बंदे को वो महंगी पड़ती है। तो अगर एजेंसी के थ्रू वो करेगा उसको सस्ती पड़ेगी। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो हमारी कंपनी में कुछ लोग हैं जो बाहर की एजेंसी के साथ काम करते हैं फॉर मार्केटिंग। तो वो क्या बोलती हैं कि हम आपकी 20 रील बनाएंगे, एक दिन बुलाएंगे, 4 वीडियोस बनाएंगे, इस तरीके से 5 दिन बुलाएंगे महीने में, और आपकी 20 वीडियो हम आपको दे देंगे। सिर्फ इस चीज़ का वो 5,000 दिरहम तक चार्ज करती हैं, जो उसकी सैलरी से भी ज़्यादा हो जाता है, 1.25 लाख इंडियन रुपीज़। इसको अगर आप बल्क में करो, अपनी जो रिमोट टीम है उसको इंडिया में रखो, सिर्फ सेल्स टीम को आप अपनी दुबई में रखो, तो बहुत अच्छे से बिजनेस बना सकते हो। आपने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए,
रेसिडेंशियल अलग। हाँ। सो अगर जैसे मेरा जैसा बंदा है, अगर वो जा रहा है, ठीक है, मुझे एक रहने की भी जगह चाहिए, ट्रू, और मुझे एक बिजनेस करने के लिए भी जगह चाहिए, लेकिन एज अ इंडियन अगेन आई जस्ट वांटेड टू सेव माय मनी, सो मैं चाहूँगा कि चल मैं अपने वहाँ पे परमानेंट एक घर खरीद लूँ। उस घर के अंदर मैं एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ें हो गई हमारी, तो वो चीज़ पॉसिबल है। अगर आपको सिर्फ अपने कुछ नेटवर्क के थ्रू आपको मिलना है लोगों से, उनसे कुछ मीटिंग्स करनी है घर के अंदर, वो पर्सनल मीटिंग की तरह आप उसको कर सकते हो। बट अगर आपको एज अ बिजनेस रन करना है दुबई मेनलैंड के अंदर, मेनलैंड मतलब आपको वहाँ के लोगों को टारगेट करना है, वहाँ के लोगों के साथ बिजनेस करना है, तो आपका एक कमर्शियल एड्रेस होना चाहिए। चाहे वो आपका रिमोट ऑफिस हो जहाँ आपने छोटा सा स्पेस ले रखा है, वो आपके ट्रेड लाइसेंस पर अटैच है, प्लस मेजर एक्टिविटीज़ के लिए आप अपने घर को यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप लोगों को नहीं बुला रहे हो, मतलब वर्क फोर्स को नहीं बुला रहे हो काम करने, सिर्फ आपके गेस्ट आ रहे हैं आपसे मिलने, पॉडकास्ट के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए, बट आपका जो मेन काम है वो छोटे से ऑफिस से हो रहा है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। रिमोट ऑफिसेज काफ़ी लोग ले लेते हैं कि कैबिन ले लिया 2 से 3 चेयर का, वो रजिस्टर्ड है उनके ट्रेड लाइसेंस पे, तो जितने भी कोरियर्स आएंगे वो उसी एड्रेस पर आएंगे, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पर नहीं आएंगे। अगर कुछ कोटा भी बढ़ाना है, आपको लोगों को हायरिंग करनी है, तो वो चेक करने आते हैं कि इतनी सीट हैं भी इनके पास जितने लोगों को ये हायर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आती है चेक करने, जितनी जगह दिखती है उतने लोगों को भी अलाउ करते हैं कि आप नए वीज़ाज दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो बाय डिफॉल्ट लोगों को ऑफिस लेना ही पड़ जाता है अगर उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है। बट एज इनिशियल आप रिमोट ऑफिस लो 2 सीट का, प्लस अपना जो मार्केटिंग का काम है वो अपने घर से कर सकते हो। अब मैं एक और चीज़ आपसे, लूप होल मेरे दिमाग में आया, मैंने अपना विला खरीद लिया और मेरा पॉडकास्ट ही बिजनेस है जी, और मैं लोगों को बुला ही रहा हूँ अपने विला में डिस्कस करने के लिए, और वहाँ तो डील भी हो जाएगी, ऐसे किसको क्या पता चलेगा। डेफिनेटली। तो ये पॉसिबल है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपका पॉडकास्ट है लेकिन आपको उसको दुबई में रजिस्टर नहीं करना, क्योंकि पॉडकास्ट करना अलग है और पॉडकास्ट को एक बिजनेस की तरह करना अलग हो गया। तो अगर आपको एज अ बिजनेस करना है उसको, तो आपको एक कमर्शियल स्पेस लेना पड़ेगा जहाँ प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट होंगे, बैंकिंग होगी और एक एड्रेस होगा कमर्शियल। लेकिन अगर आपको सिर्फ शूट करना है अपने लिए और अपने कनेक्शन वाले लोगों को बुला के, तो आप इंटरनली अपने घर में कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू। वो एज अ ऑफिस यूज़ नहीं होगा, एज अ आपका वो होगा कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हो अपने काम के साथ। बट अगर आपको वहाँ के लोगों को हायर करना है, जॉब देनी है, वहाँ अकाउंट्स वगैरह खुलवाने हैं, तो एक कमर्शियल एड्रेस होना चाहिए, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होती है। थोड़ा सा आप गोल्डन वीज़ा के बारे में बताओगे, गोल्डन वीज़ा है क्या? जी, तो बेसिकली दुबई में क्योंकि वो लोग पासपोर्ट नहीं देते हैं, तो वहाँ पर वीज़ा के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स के वीज़ाज होते हैं, जिसमें एक आ जाता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो 2 साल का होता है, जो हर बंदा जो वहाँ जॉब कर रहा है उसको कंपनी वीज़ा देती है, उसमें वीज़ा कॉस्ट भी कंपनी पे करती है। उसमें ये होता है 2 साल से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो, अपनी वाइफ और बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो, और हर 6 महीने में आपको दुबई आना होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वीज़ा होता है गोल्डन वीज़ा, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, ताकि लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स कर सकें और लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को सेट कर सकें दुबई के अंदर, जिसका टेन्योर है 10 ईयर्स की, 10 साल के लिए आप यहाँ रह सकते हो। सेकेंड बेनिफिट, आप 2 जनरेशन्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने ऊपर वाली और अपने नीचे वाली, यार अपने पेरेंट्स को भी करोगे और अपने बच्चों को भी करोगे। जस्ट वॉन्टेड टू नो वन मोर थिंग, इस गोल्डन वीज़ा के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी होता है? गोल्डन वीज़ा कई टाइप से मिल जाता है। फर्स्ट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ओन करते हो, चाहे वो लोन पर हो या पेमेंट प्लान पर हो, टोटल वैल्यू 2 मिलियन होनी चाहिए। 2 मिलियन हो गया मतलब 5 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख के आसपास। चाहे उसमें आपने डाउन पेमेंट दे दिया तो भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा 4 करोड़ 80 लाख 5 करोड़ पेड होना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन चलता है, 5 करोड़ मान लेते हैं, 5 करोड़ मान लेते हो, 1 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट आपने करी, ठीक है, आपने डीएलडी यानी स्टैम्प ड्यूटी दी 4% की, जो 20 लाख रुपए हो गई। आपको 3 महीने बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देती है जिस पर लिखा होता है आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हो और इसकी वैल्यू जो है 2 मिलियन दिरहम के बराबर है। उस डॉक्यूमेंट को दिखा के आप किसी भी वीज़ा एजेंसी से गोल्डन वीज़ा बनवा सकते हो। और उस पर कोई टैक्स वगैरह कुछ ऐसा है? ना, टैक्स तो कोई टैक्स नहीं है दुबई में, सिर्फ एक ही टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेस इस पर लगता है। पर्सनल इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट, इन पर कोई टैक्स नहीं है वहाँ पर। प्योर नेट इनकम आपकी पॉकेट में आती है, नॉट इवन सिंगल पैसा भी नहीं डायरेक्ट होता। तो दुबई की गवर्नमेंट बिजनेस कैसे कर रही है फिर? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पैसे कमा कहाँ से रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बिजनेस है टूरिज्म का। एग्जाम्पल दूँ, इंडिया हमारा बहुत वास्ट है, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ मतलब आपको नदियाँ मिल जाएंगी, पहाड़ मिल जाएंगे, बीचेस मिल जाएंगी, सिटी मिल जाएगी। बट पूरे इंडिया ने 2023 में बताऊँ आपको, तो टूरिस्ट जो अट्रैक्ट किए थे वो अट्रैक्ट किए थे सिर्फ 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोग बाहर से इंडिया घूमने आए। इंडिया के आगे दुबई इतना सा होगा साइज में बताऊँ तो,
वहाँ उसी साल 17 मिलियन लोगों ने विजिट किया। अब हर टूरिस्ट जब आता है वीज़ा की कॉस्ट पे करता है, वहाँ रह रहा है, इकोनॉमी को इतना पैसा जा रहा है, तो बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है टूरिज्म का। सेकंड आ जाता है बिजनेस माइंडसेट कि इंडिया में मैं पार्किंग के लिए शायद साल में कभी पैसे ना देता हूँ, सिर्फ मॉल गया तो दिया। दुबई में मैं हर रोज़ देता हूँ। अच्छा, अगर मुझे रोड पे भी पार्क करना है तो 1 घंटे का जो स्लॉट है वो 2 दिरहम से 4 दिरहम के बीच में होता है, विच इज़ 50 रुपये से लेके 120 रुपये। तो पार्किंग को भी उन्होंने मॉनिटराइज किया हुआ है कि किस तरीके से हम पैसे कमाएंगे, वहाँ से पैसा आ रहा है। सेकंड जो मैंने आपको बताया बिजनेस, हर लोग जो वहाँ रहे हैं बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं तो रिन्यूअल फीस जो है उनको वो जा रही है। थर्ड आता है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। हम बात करते हैं कि 190 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी गुड़गांव में। दुबई में आप जाओ 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है और उसका 4% सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है एज अ स्टैम्प ड्यूटी। आप देखोगे तो पिछले साल लगभग 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हर रोज बिकी है दुबई के अंदर। उसका 4% भी अगर आप डीएलडी निकालोगे तो 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी से जा रहे हैं रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन की वजह से। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मोनेटाइज किया हुआ है चीज़ों को, लोगों की जेब से पैसा नहीं निकाल रही, उनको बोलिए तुम सब कुछ करो, तुम जो कर रहे हो उसका पैसा मैं पे कर दो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे बिजनेस सेटअप हो, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो हर तरह से उन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है चीज़ों को। आपको D33 के बारे में मालूम है कुछ? जी, तो इट्स 2 एजेंडा हैं गवर्नमेंट के। शेख जी ने 2 एजेंडा लॉन्च किए थे। पहले D40 लॉन्च किया था, जिसका मतलब है 2040 में हमारा क्या विज़न है। उसमें उन्होंने गोल रखा था कि वी हैव टू मेक दिस सिटी द मोस्ट ब्यूटीफुल लिवेबल सिटी ऑन द प्लेनेट। वो D40 था। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया D33 जो 2033 को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि हमें अपनी इकोनॉमी को डबल करना है 2033 तक, और ऐसी सिटी बनानी है जो रहने में, इन्वेस्ट करने में और बिजनेस में नंबर 1 हो। जिसका मतलब है आज की डेट में जो जीडीपी चल रही है दुबई की, वो चल रही है 116 बिलियन डॉलर की। उसको उनको डबल करना है। उससे इंक्लाइन होकर वो काफ़ी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 2026 में जब आप दुबई एयरपोर्ट आओगे तो आपको एयर टैक्सी की फैसिलिटी मिलेगी, जो डायरेक्टली आपको दुबई से एयरपोर्ट से लेकर डाउनटाउन मरीना या पाम जुमेरा पे ड्रॉप करेगी। अब ये लोगों को लगेगा कि नहीं है पॉसिबल। जिन्होंने सुना है उन्होंने सुना है कि बस होगा, लेकिन हम लोग वहाँ रहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। 300 दिरहम लगेंगे, 4 लोग बैठेंगे, सब कुछ हमें पता है। 1 किलोमीटर से ऊपर वो उड़ेगी नहीं, और 4 उनके स्टेशंस बन रहे हैं अभी। 2033 तक इसको 100 स्टेशंस में कन्वर्ट करने वाले वो। सेकंड, अगर इलॉन मस्क की बात करें, फ्लाइंग कार बोलेंगे इसको? हाँ, ये फ्लाइंग कार, वही बोल रहा हूँ। फ्लाइंग कार 2026 में रेडी है। 2026 में जब आप दुबई आओगे आपके पास ऑप्शन होगा उड़ के आपके पास अपने होटल जाने का। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 साल बाद की, तो 1 साल बाद आने वाला है। में ही आएंगे तो उड़ के ही जाएंगे। बिल्कुल, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेकंड, अगर इलॉन मस्क की बात करूं तो उन्होंने दुबई गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दुबई लूप, जो ऑलरेडी लास वेगस में उन्होंने किया हुआ है, द बोरिंग कंपनी के नाम से लास वेगस लूप। उसमें क्या होता है कि जो मेजर एरियाज हैं जहाँ बिजनेसेस हैं और जो मेजर रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनको टनल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं कि गाड़ी यहाँ से घुसेगी, सिंगल लेन की रहेगी और सीधे गाड़ी वहाँ निकलेगी। नो कुछ कोई इंटरसेक्शन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, सीधे डायरेक्ट आप अपने घर पहुँच जाओगे। तो उसका पायलट मोड दुबई में लॉन्च किया गया है, जिसमें 11 स्टेशन आ रहे हैं और 17 किलोमीटर लंबा एक लूप बनाया जा रहा है, जो मेजर एरिया जैसे बिजनेस वे डाउनटाउन को कनेक्ट करेगा आपका बुर्दुबई, देरा, गोल्ड सुक जैसे एरिया से टनल के थ्रू। तो वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। वर्ल्ड का मोस्ट ग्रीन हाईवे, जिसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं, जिसको ग्रीन हाईवे बोलते हैं, जो शेख मोहम्मद बिन, अगर आप देखोगे एक शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है जो 311 के नाम से जाना जाता है। उस पर 65 किलोमीटर की एक बेल्ट है, जिसको वो 1 मिलियन पेड़ लगाने वाले हैं 2033 तक, जिसके बीच में साइकिलिंग ट्रैक होगा, एक ट्रैम चलेगी, दोनों तरफ गाड़ियाँ चलेंगी, और उसके बाद भी आपकी जॉगिंग प्लस वॉकिंग के लिए एरियाज रहेगा। वो तो सबसे बिजी एरिया वाली, बिजी एरिया और मेजर हाईवे दुबई के बीच में। इधर भी एरियाज बने हुए हैं रेसिडेंशियल और इधर भी बने हुए, बीच में से जा रही है वो बेल्ट। तो 65 किलोमीटर के हाईवे को वो टर्न कर रहे हैं मोस्ट ग्रीन हाईवे के अंदर। तो ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अमेजिंग। दुबई में कुछ तो लूप होल होगा, कुछ है? लूप होल मतलब बोलूं, कुछ कमी आपको लगी पहुंच के? कमी जैसे फ्रीडम टू ड्राइव एनीवेयर, बहुत रेस्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं रोड्स पर, कहीं भी रोक नहीं सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है कॉस्ट वाइज। यहाँ अगर मुझे कोई चाय बेचनी है, मैं साइड में जगह लेके खोल लूँगा, मुझे वहाँ प्रॉपर लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, जगह लेना पड़ेगा, लोगों को वीज़ा देने पड़ेंगे। एंट्री इतनी इजी नहीं होती है। थर्ड, अगर नया बंदा जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, तो बहुत स्ट्रगल है, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो रहने की रेंटिंग में हो या उसके खर्चों में हो। यहाँ वो बंदा मैनेज कर लेगा 20,000 में, वहाँ उसको 60-70 हज़ार चाहिए, प्लस वो वीज़ा पे 2 महीने का। अगर उसको जॉब नहीं मिली, वापस इंडिया जाना पड़ेगा या वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा, फिर से वो एक्सपेंस करके आएगा, वो हिम्मत नहीं बचती उनमें। तो ये काफ़ी चीज़ें कि एंट्री जो इतना ईजी नहीं मिलती आपको। लेकिन अगर आपने जगह बना ली तो उससे बेस्ट जगह नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सको तो। ओके,
घर खरीदने का एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, हर महीने 1% कुछ है जी जो बिल्डर्स का रहता है, हर बिल्डर्स का रहता है, सबको अलाउ है कि 1% आपको करना है हर महीने। तो दुबई में एक पेमेंट प्लान है जो पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा और इंडिया में भी नहीं था अभी तक। अभी शुरू से एक बारी लेके चलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए ही पूछ रहा हूँ कि मुझे एक विला खरीदना है जी और मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, मुझे अपना शो चलाना है, जो भी छोटा मोटा बिजनेस करना है, मुझे घर लेना है, तो मिनिमम घर मेरा कितने का आ जाएगा एक? अगर बात करें न्यू एरियाज़ में जहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है या हो रही है, तो वहाँ अगर 4 बेडरूम का मुझे घर लेना है, जिसको हम रो विला बोलते हैं दुबई में या टाउन हाउस बोलते हैं, तो वो आपको 1550 स्क्वायर फीट की प्लॉट में मिल जाएगा, जो आपके लगभग 180 गज हो गए इंडिया के, और 2400 स्क्वायर फीट का बिल्टअप मिल जाता है। तो 2 फ्लोर का वो घर होता है 4 बेडरूम का, वो आपको मिल जाता है 4.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ में। अगर आपके पास अपफ्रंट ये पैसा रेडी है तो आप डायरेक्टली कैश पे करके या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर करके वो पूरा घर एक साथ लेके ओन कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपकी सैलरी अपनी कंट्री में अच्छी है तो आपको दुबई गवर्नमेंट लोन भी दे देती है। भले आप दुबई में नहीं रहते हो तब भी दुबई गवर्नमेंट आपको होम लोन दे देती है अप टू 50% का। तो आपने 2.5 करोड़ पे कर दिया कैश और 2.5 करोड़ का लोन ले लिया दुबई बैंक से और आपका EMI बन गया। और वहाँ होम लोन का जो परसेंट है वो सिर्फ 4.5 से 5.5 है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो 9% के आसपास है। अच्छा। तीसरा रीज़न है कि मुझे लोन भी नहीं मिल पा रहा और मेरे पास अपफ्रंट पैसा भी नहीं है, तो वहाँ बिल्डर आपको पेमेंट प्लान देते हैं 3.5 से 4.5 साल का विलास पर। अपार्टमेंट पे ये 7-8 साल भी चला जाता है, बट विलास या टाउन हाउस में ये जो 3.5 से 4.5 साल रहता है। इसका मतलब है कि आप 20% की डाउन पेमेंट करोगे, आपने 1 करोड़ रुपये दे दिया, जो आपका 4 करोड़ है उसमें 1.5 करोड़ रुपये आपका पोजीशन पे जाएगा लास्ट में, और जो बीच में आपका 2.5 करोड़ रुपए रह गया वो आपका डिवाइड हो जाएगा 3.5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। कुछ बिल्डर उसको 1% कर देते हैं, कुछ बिल्डर उसको हर 6 महीने में 10% कर देते हैं, वो बिल्डर की चॉइस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट प्लान है, रफली 1 to 1.5% पर मंथ का आता है हिसाब। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। ओके, तो मतलब घर खरीदना भी वहाँ पे आसान है, कुछ घर खरीदना, रेट की बात करूँ तो बहुत अफोर्डेबल है। लोगों को लगता है दुबई बहुत महंगा है। अगर आज मेजर सिटी से आप कंपेयर करोगे इंडिया की, तो दुबई या तो सेम लेवल पे होगा या उससे नीचे होगा रेट में। मुझे तो नीचे ही लग रहा है। अगर गुड़गांव में आप जाओ 4-5 करोड़ से वहाँ शुरू हो रहा है 2 BHK। वहाँ विला आप खरीदने का सोचोगे सिटी के अंदर, आप शायद 10-15 करोड़ की बात कर रहे हो मिनिमम। और ये क्या, जैसे हमने 1 करोड़ दे दिया 20%, उसके बाद जो 1% हमारा मंथली चल रहा है, और उसके बाद फिर एंड में पोजीशन के टाइम पर आपने 25-30% और दे दिया। हाँ, सो जस्ट वांटेड टू नो चाबी हमारे घर हाथ में कब तक आती है? पोजीशन पर, विलाज में आती है पोजीशन तक जब आपका 100% पेमेंट हो जाता है। एक टाइम ये भी था कि विलाज में पोस्ट हैंडओवर पेमेंट मिलता था, जो आज अपार्टमेंट में मिलता है। उसका मतलब ये है कि बिल्डर आपसे सिर्फ 60% पैसा लेता है चाबी देने तक, और जो रिमेनिंग 40% है वो कहता है आप अपने घर में रहो या इसको रेंट पे चढ़ा दो, और वो पैसा मैं 3 से 4 साल में धीरे धीरे करके दे दो। फिक्स रहता है किस महीने कितना जाएगा, लेकिन 3 से 4 साल का टाइम मिल जाता है आपको प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी, जो आपको और कहीं नहीं मिलता। ये चीज़ आज अपार्टमेंट में पॉसिबल है, विलाज में नहीं है दुबई के अंदर। ओके, और रेंट लगभग कितना हो जाता है? जैसे आपने वो विला बताया 4 BHK 180 गज के अंदर, वहाँ पे रेंट लगभग कितना आ जाएगा? मैं परसेंट में आपको बताऊँ तो अगर कोई पर्सन आज की डेट में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो वेयर मिनिमम उसको 16 लाख रुपए साल का किराया आ जाता है, विच इज़ 8%। मेंटेनेंस हटा देगा तो 7% उसको बच जाएगा। लेकिन अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहा है जो मान लेते हैं 2028 में बनेगी, तो कॉस्ट तो वो आज की देगा, लेकिन रेंट आउट वो कब करेगा? 2028 में। तब तक रेंट ऑलरेडी भर चुका होगा, तो उसके लिए जो रेंटल यील्ड है वो 12% तक चली जाती है, क्योंकि 3 साल का गैप भी है रेंट में। 3 साल उसको रेंट नहीं आया था और उसकी आज की कॉस्ट पे उसने प्रॉपर्टी बुक की है, तो 12% तक लोग रेंट कमाते हैं। यही इंडिया में आप देखते हो तो 2 से 3% ही मिल पाता है। यार दुबई में ना बड़ी अतरंगी चीज़ हो रही है अभी। जैसे बुर्ज खलीफा है, लोगों ने बहुत देख लिया बुर्ज खलीफा। एक और चीज़ निकाल दी उन्होंने, क्रीक टावर, जो मतलब बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है, और उससे एक और शायद एक और टावर है जो बुर्ज खलीफा से और बड़ा बन रहा है। क्या नाम है उसका? बुर्ज अजीजी। हाँ, शायद कुछ ऐसे। बुर्ज अजीजी जो है शेख जायद रोड पर आ रहा है। तो बेसिकली बुर्ज खलीफा को बनाने वाले डेवलपर का नाम था एमार, जो आज की डेट में बिगेस्ट डेवलपर है दुबई का और सेमी गवर्नमेंट कंपनी है।
आज लोग दुबई को जानते भी मैं कहूँगा उनकी वजह से, क्योंकि बुर्ज खलीफा आइकन बन चुका है दुबई के फेस का। वही सेम डेवलपर अपना रेप्लिका बना रहा है डाउनटाउन का, डाउनटाउन 2.0, जिसको बोलते हैं एमआर क्रीक हार्बर, जिसके बीच में वो एक और टावर बना रहे हैं और उसका नाम रखा है क्रीक टावर। तो इसको सेम बिल्डर बना रहा है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया था। वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है ये, और इसकी हाइट जो एक्सपेक्टेड है वो है 1.2 किलोमीटर। बट इसमें जो मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं, पहला चेंज ये है कि इसके अंदर कोई भी रहेगा नहीं, ये पूरा हॉलो रहेगा, जस्ट लाइक अ रॉकेट, जिसके अंदर कोई रहेगा नहीं। सिर्फ ऊपर के 20 फ्लोर ऑब्जर्वेशन डेक रहेंगे, रेस्टोरेंट्स रहेंगे एंड व्यूइंग डेक्स का काम करेंगे। क्योंकि बुर्ज खलीफा के अंदर प्रॉपर्टीज जितनी महंगी नहीं है, उससे ज़्यादा उसके सामने महंगी है। लोगों को बुर्ज खलीफा का व्यू चाहिए, उसके अंदर रहने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यू चाहिए ना। इंटरेस्टेड आपको जो बुर्ज खलीफा के अंदर अम्यूनिटीज मिल रही हैं वो किसी और बिल्डिंग में मिल सकती हैं, बट किसी और बिल्डिंग में से आपको व्यू मिल रहा है वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग का, जो अपनी बिल्डिंग में रह के आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, बुर्ज खलीफा पे होने वाला शो रोज आप तब देख पाओगे जब आप उसके सामने रहोगे, उसके अंदर से तो नहीं देख पाओगे। तो लोग, जो इमार ने रियलाइज़ किया कि जितनी डिमांड हमारे बुर्ज खलीफा की नहीं हो, उससे ज़्यादा डिमांड सराउंडिंग बिल्डिंग्स की है। तो ऐसे तो हम बुर्ज खलीफा के टॉप पे ऊपर बैठ के कोई लेके नीचे का व्यू देख सकते हैं, व्यू देख सकते हो, बट जो स्क्रीन लगी हुई है बुर्ज खलीफा के ऊपर, उस पर जो डेली शोज होते हैं, उस पर जो ट्रेलर्स लॉन्च होते हैं, वो आप नहीं देख सकते हो ना, क्योंकि आप उसी बिल्डिंग के अंदर रह रहे हो। इवन न्यू ईयर के रात को दुबई डाउनटाउन जो है वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड प्लेस बन चुका है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा लोग दुबई डाउनटाउन पे होते हैं 31 मार्च की रात को। मतलब बुर्ज खलीफा के जस्ट सामने की बिल्डिंग में 2 BHK अपार्टमेंट 5 लाख रुपए एक रात पे चढ़ता है, सिर्फ एक रात का रेंट है उसका। क्योंकि लोग वो देखना पसंद करते हैं बुर्ज खलीफा पे क्या शो चलेगा, उसके सराउंडिंग में क्या फाउंटेन चलेगा, वो आप अंदर से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट वो वहाँ रिपीट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हॉलो रखा है ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम आए और कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो सके। प्लस बुर्ज खलीफा में एक ही तरफ शो चलता है, आप अगर उसके पीछे रह रहे हो तो आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, आपको फाउंटेन नहीं दिखेगा, एक ही तरफ से दिखता है। बट जो क्रीक टावर है वो चारों तरफ से 360 डिग्री लाइटिंग के साथ आपको व्यू देगा। तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट की उन्होंने। और क्रीक टावर के जस्ट साइड में ही मेट्रो आने की, जो बुर्ज खलीफा से 1 से 2 किलोमीटर दूर पर है। तो उसको और इम्प्रूव्ड वर्जन बना रहे हैं वो, प्लस सेम डेवलपर बना रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या लाइफस्टाइल मिलेगी जो डाउनटाउन में आज लोग रहते हैं, वो उसको बेस्ट लोकेशन मानते हैं। और मतलब बीच में पूरा हॉलो रहेगा, जस्ट लाइक रॉकेट। ऊपर से ऐसा रहेगा 20 फ्लोर का, फिर ऊपर टिप आ जाएगी रॉकेट की तरह। तो एग्जैक्ट रॉकेट की शेप में रहेगा 1.2 किलोमीटर का, और उस पर ऐसे वायरिंग के थ्रू लाइटिंग्स रहेंगी चारों तरफ। ओके हाँ, अगर आप उसका देखोगे भी तो ऊपर सिर्फ रेस्टोरेंट्स रहने वाले, रेस्टोरेंट्स, कैफे, व्यू इंडेक्स, सिर्फ इतना। तो वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए रहेगा बेसिकली। ना उसके अंदर कोई होटल है, ना उसके अंदर कोई रेसिडेंशियल है। बहुत कम एरिया में बनाया जा रहा है, बट टॉलेस्ट बना रहे हैं वो। वाह यार। और ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? 2027 जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अभी उसकी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ फाउंडेशन बनी है, मतलब जो उसका बेस है वो बन चुका है। उसके बाद का मुझे लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा हॉलो बनाना है उनको सर्कुलर। तो बाय मैक्स 2030 आप इसको लाइव देख लोगे, क्योंकि वो कम्युनिटी भी अभी लॉन्च हो रही है। उसके आसपास मोर देन 60 बिल्डिंग्स है जो इमार लॉन्च कर रहा है, जिसमें से अभी सिर्फ 30 लॉन्च हुई है। तो जैसे जैसे वो लॉन्च होंगे वहाँ पर वो टावर का डेवलपमेंट करेंगे। यार बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है दुबई तो। पाम जुमेरा के बारे में बताओ यार। वो पूरा समुंदर के अंदर ऐसे पाम जुमेरा बना दिया उन्होंने पाम की शेप में, वो कैसी जगह है? उसको 8वां जुबा भी बोलते हैं लोग, क्योंकि जब हम उस पर खड़े होते हैं आप सोच नहीं सकते हो कि 20 साल पहले यहाँ समंदर था। लोग बोलते हैं कि एक ही चीज़ है इस दुनिया में जिससे हम दोबारा नहीं बना सकते, ज़मीन। दुबई ने वो भी करके दिखा दिया। मतलब बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स जब बाहर से आते हैं बोलते हैं हमारा शहर या देश कभी सोच भी नहीं पाएगा ये करने की, कि पानी पर ज़मीन है 4.5 किलोमीटर लंबी। हम 200-300 मीटर की बात नहीं कर रहे। अगर कोस्ट लाइन से देखोगे तो 4.5 किलोमीटर दूर तक पाम बना हुआ है। आज की डेट में उस पर बड़े से बड़े होटल्स हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव होटल अभी जो रॉयल एटलांटिस है वो ओपन हुआ, वो भी उसी पर है। आपका एटलांटिस होटल जिसमें हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग हुई थी वो भी वहीं पर है। अंबानी का घर, शाहरुख खान का घर, सारे सेलेब्स का घर वहीं पर है, और उसको बिलियनियर रो बोलते हैं। तो 20 साल पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो सिर्फ पानी था। तो वहाँ आज की डेट में सब बिलियनियर्स रहते हैं। और अच्छी बात क्या है कि सारे बिलियनियर्स, मतलब वहाँ स्टार्टिंग एंट्री प्राइस 200 करोड़ है, 200 करोड़। और आप यकीन नहीं मानोगे 2004 में 7 करोड़ का था प्राइस। एक यूनिट थी 2008 में जिसका ट्रांजैक्शन हुआ था 10 करोड़ 94 लाख रुपए का फ्रॉन्ट एफ पर। 2024 में वही यूनिट बिकी 300 करोड़ रुपए की। 16 साल में 11 करोड़ के 300 करोड़ बनाए वहाँ पर इन्वेस्ट करके बंदे ने, क्योंकि वो 8वां अजूबा है और वहाँ जो खरीद रहा है वो बिलियनियर है। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़मीन में बनाया है, कितने रेट में आपने खरीदा था। उसको अगर अच्छा लगा है वो 200 भी देगा, 500 भी देगा और 1000 भी देगा, और उसको बेचेगा भी नहीं बाद में, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई जो पड़ी हुई है बस। तो अब जो और बिलियनियर्स बन रहे हैं और बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, अगर उनको वही चीज़ फील करनी है तो उसके लिए वहाँ तो कोई बेचने को तैयार ही नहीं है।
80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस पैसा पार्क कर दिया अपना 200-500 करोड़ का घर लेके। अब वो जब बेचेंगे नहीं तो बाकी लोग कैसे ले पाएंगे? तो दुबई गवर्नमेंट एक और बना रही है जिसका नाम है पाम जबल अली, जो उससे डबल साइज का रहने वाला है, जो दुबई एयरपोर्ट के जस्ट सामने बन रहा है, समुंदर के अंदर है, ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो पाम जुमेरा में भी दिखेगा और पाम जबल अली भी दिखेगा आपको। अब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है इस साल से और विलास बिकना शुरू हो गए। उस पर 80 तो 5 स्टार होटल रिजॉर्ट आ रहे हैं। उस पर 80 उस पर जो शेख है उनका पैलेस बनने की भी न्यूज़ आ रही है कि वो बिल्कुल सेंटर में बनेगा, जैसे अभी इस पर एटलांटिस बना हुआ है। और वहाँ भी विलास बिक रहे हैं 50 करोड़ की रेट में, क्योंकि लोगों को पता है साइड में 200 करोड़ का है। प्लस जो पाम जुमेरा है वो 2002 की कंस्ट्रक्शन है, ये 2025 की कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बन रही हैं, होटल्स हों, वाटर पार्क्स हों, और कनेक्टिविटी भी ईजी है। पाम जुमेरा में घुसने के लिए एक ही रोड है, इसमें 3 रोड बना रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी आई थी कि दुबई का मार्केट रियल एस्टेट के अंदर अब नीचे जा रहा है जी। जैसे पहले बहुत तेज़ी से ऊपर जाता अब नीचे भी जा रहा है। ये बात सही है? न्यूज़ आती है कि बबल है। अब बबल क्या होता है, जहाँ भी रेट बढ़ते हैं लोगों को लगता है ये वैसे ही बढ़ रहे हैं। या तो बिल्डर ये दिखा देता है कि सोल्ड आउट है और ऐसे रेट बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं और वो पैसा डाल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बट रियल एग्जांपल आप लो, अगर आपके घर के आसपास एक नया हाईवे आ जाए, नई मेट्रो आ जाए, तो क्या रेट बढ़ेगा घर का? सीधी बात है, रेट बढ़ेगा। तो उसी तरीके से दुबई अभी बन रहा है। दुबई में भी 55 मेट्रो स्टेशन है, 160 मेट्रो स्टेशन बनने अगले 8 साल के अंदर। आप दिल्ली को इमेजिन कर लो 20 साल पहले जब मेट्रोज बन रही थी, क्या रेट बढ़े जब मेट्रो लाइव हुई? तो अभी तो दुबई के अंदर सिर्फ 2 मेट्रो लाइन है, 8 मेट्रो लाइन आने वाली है। सेकंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 2033 में लाइव हो जाएगा, जो दुबई के अंदर बन रहा है। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है दुबई में, दुबई के अंदर। अगर मैं बात करूं अभी का जो एयरपोर्ट है दुबई का, अभी का जो एयरपोर्ट है दुबई का, उससे 5 गुना बड़ा रहेगा। ये इंदिरा गांधी से कंपेयर करोगे तो 7 गुना बड़ा इसका साइज रहने वाला है। 400 पैसेंजर गेट रहने वाले हैं, जैसे अभी मेरे ख्याल से 50 के आसपास दिल्ली में है और 33 हमारे टर्मिनल 3, मतलब दुबई में मिला के 70 के आसपास है। लेकिन उसमें 400 पैसेंजर गेट रहने वाले हैं, 5 पैरेलल रनवेज रहने वाले हैं। प्लस ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है कि आपका बैग आपके घर से अपने आप ले आएगा। आपको पासपोर्ट वीज़ा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके फेस से रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। प्लस आपको एयरपोर्ट के अंदर ही मॉल है, सिनेमा है, गोल्फ कोर्स है, सब कुछ मिलेगा अंदर। तो उस लेवल का वो बना रहे हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन रहा है। यार एक चीज़ है, ठीक है, रिस्क लेने से नहीं डर रहे हैं दुबई वाले लोग, बट इतने लोग आएंगे भी दुबई में? इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। बिल्कुल। अगर मैं बताऊं आपको, जो करंट एयरपोर्ट है लास्ट 3 ईयर से मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन वर्ल्ड। नंबर्स में बात करूं तो 93 मिलियन पैसेंजर 2024 में दुबई एयरपोर्ट पे आए थे। अब वो इससे सिर्फ 5 गुना बड़ा बन रहा है। तो 93 का 5 गुना भी करोगे आप तो वो पहुंच जाता है 400 मिलियन के आसपास। तो ये बना रहे हैं सिर्फ ऐसी कैपेसिटी जो 240 मिलियन को हैंडल कर पाए, और आज ऑलरेडी 93 मिलियन लोग आ रहे हैं दुबई के अंदर 2025 के अंदर। तो 8 साल में 93 से 250 बड़े प्यार से पहुंच जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी भी मैच करनी होगी तो 50% पे भी रन कर रहे हैं एयरपोर्ट, तो क्योंकि उनको दिख रहा है कि डिमांड किस तेजी से बढ़ रही है। अगर कल को बहुत तेजी से बढ़ी तो एकदम तो नहीं बनेगा एयरपोर्ट। आज लॉन्च किया, 8 साल लगेंगे उसको बनने में, और ऑलरेडी 93 मिलियन पैसेंजर आ रहे हैं उनके शहर में। एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में, बहुत क्यूरियस हूँ मैं इस चीज़ को लेके। दुबई में भिखारी हैं क्या? इलीगल है भिखारी होना। अभी मैंने कल ही पोस्ट देखी थी कि एक भिखारी पकड़ा गया शारजा के मॉस्क के पास, और उसकी लास्ट 3 दिन की जो टोटल अर्निंग थी वो 14,000 दिरहम थी, 3 लाख रुपए। अरे बाप रे। और रमज़ान में ये बहुत चलता है। रमज़ान मतलब जब फास्ट रहता है तो काफ़ी लोग मॉस्क के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रेयर करने आते हैं तो उनसे लेने। तो लगभग 300-350 भिखारियों को इसी महीने पकड़ा है। तो आप भीख नहीं मांग सकते हो, आप कुछ बेच नहीं सकते रोड पर। बेचने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। तो जैसे होता है ना कि पेन ले लो, रोज़ ले लो, वो सब अलाउड ही नहीं है, ना भिखारी अलाउड है। मैं 3 साल से मुझे शायद 3-4 बारी मिले होंगे कहीं कि रोड पे गाड़ी के साइड में बैठे हैं चुपके से, और बहुत पैसा कमा रहे होते हैं वो, क्योंकि 10 दिरहम भी एक बंदा दे के जाएगा, 10 भी दे के 100 दिरहम हो गए, विच इज़ 2,500 रुपये। और जैसे इनको पकड़ लेता है फिर क्या करता है? सिंपल, इनको फाइन लगाते हैं और इनके वीज़ा पे इम्पाउंड लगा देते हैं कि आप दोबारा नहीं आ सकते हो। अच्छा। और जिन लोगों के हाथ पैर कटे हुए हैं उनका क्या होता है? वो भीख मांग सकता है? नहीं, किसी अलाउड ही नहीं है ना वहाँ। भीख मांगना अलाउड नहीं है, रोड पे बेचना कुछ अलाउड नहीं है। चलो ठीक है। बहुत सारे लोगों का, काफ़ी पाकिस्तानियों को इस चीज़ के लिए बैन भी किया था, और उनके वीज़ा हमेशा बंद रहते हैं दुबई के अंदर ज़्यादातर, क्योंकि वो रोड पे गाड़ियों में से बेचने लगे थे कुछ ड्रिंक्स वगैरह कि ये ले लो वो ले लो। ये सारी हरकत को देख के उनके वीज़ाज बैन कर दिए। तो कुछ लोगों की वजह से पूरा देश सफ़र करता है। लोग वहाँ से आना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, नहीं आ पाते क्योंकि 90% टाइम वीज़ाज ही नहीं लगते लोगों के। तो ये चीज़ इंडियंस नहीं करते, वहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। हिंदी बोली जाती है वहाँ पे? हिंदी मतलब अभी मेरे पेरेंट्स गए थे, 12 दिन रह के आए, एक शब्द में उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे वो टैक्सी हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे यॉट हो, कहीं भी हो,
40% इंडियन रहते हैं, 70% इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली रहते हैं जो हिंदी जानते हैं। प्लस इतने इंडियंस और पाकिस्तानी हैं कि अरबी लोग भी हिंदी बोलते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो जो अरबी बंदा बैठा है वो आपसे बोलेगा आ जाओ आ जाओ। अभी मेरा यूएस से फ्रेंड आया, बोला मेरे को आ जाओ आवाज़ सुनाई दी, मैंने सामने देखा अरबी, मैं शौक रह गया किसने बोला, और मैंने जब उसको मिल के बताया कि बोलते हैं, बोला अच्छा उसी ने बोला होगा फिर ये, क्योंकि वहाँ अरेबिक लोग भी हिंदी सीख चुके बेसिक। हमारे ऑफिस में आते हैं कि सर आप इसमें प्रमोशन करा लो, हमारी मैगजीन है, तो पूछते हैं कहाँ से हो इंडिया में, आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, उन्हें पता है हमारे बारे में, क्योंकि उनको पता है वो शहर में 90% लोग बाहर गए और वो उनको समझते हैं। तो वहाँ हिंदी आप हर जगह देखोगे, हर बंदा हिंदी बोलता है, हिंदी रेडियो चैनल्स हैं, हर रेस्टोरेंट में हिंदी गाने चल रहे हैं, हिंदी बॉलीवुड क्लब्स हैं हर जगह, इसलिए उसको बोलते हैं इंडियन सिटी आउटसाइड इंडिया। वाह यार, तो बिजनेस करने के लिए तो और आसानी बहुत होगी। अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बात कर लेते, चलो शिफ्ट करेंगे तो यार बच्चे अच्छे हैं तो उनका क्या करना है, तो एजुकेशन कैसी है वहाँ पे? इंडियंस के बताऊं तो अपने नोएडा में बहुत फेमस स्कूल है JSS इंटरनेशनल स्कूल, वो अपने दुबई में अवेलेबल है। हमारे इंडिया में DPS बहुत अच्छा चलता है, वहाँ दुबई DPS अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़ में बात करूँ, MIT यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, मणिपाल यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, आपकी बिरला यूनिवर्सिटी वहाँ पर है। तो हर कंट्री की जो उनकी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल है। आपको CBSE बोर्ड भी मिल जाता है, आपको ब्रिटिश करिकुलम भी मिल जाता है, प्लस जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, US हार्वर्ड हो गई, उन सबको लाया जा रहा है दुबई के अंदर 2040 के अंदर, क्योंकि इनका गोल है कि हमें एजुकेशन के अंदर भी इस शहर को नंबर 1 बनाना है। उसी चीज़ को आगे चलते हुए वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेके आ रहे हैं दुबई के अंदर। बट आज की डेट में भी बेसिक सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, सारे स्कूल अवेलेबल है। आपको CBSE चाहिए, आपको ब्रिटिश चाहिए, सब कुछ बेसिक अवेलेबल है। फीस थोड़ी महंगी है। एग्जाम्पल बताऊँ तो नॉर्मल बच्चे की फ़ीस 30 से 40 हज़ार दिरहम है साल की, जो 8 से 10 लाख रुपये बन जाते हैं। बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में बात करें क्या? कि मतलब मेरा मन है, मेरे कुछ दोस्तों का मन है जाने का। अभी हमने मन ही बनाया है, मतलब हमारा तो हो गया कि हम जा रहे हैं रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, कुछ दिन के लिए जाके देखेंगे वहाँ पे क्या खर्चा है, कैसे कैसे मार्केट बनाना है। तो फ्यूचर क्या है? जैसे अभी हमने सुनने में आया था कि डाउनफॉल आ रहा है, तो आपके हिसाब से फ्यूचर क्या है रियल एस्टेट का? कितना % दुबई बन चुका है, कितना बनने वाला है, क्या क्या? जैसे आप डाउनफॉल का बोल रहे हो, तो अगर आप मार्केट रिसर्च देखोगे या फिगर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा पिछले 40 महीने में लगातार हर महीने 1.2% से रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है। ओके। जो रेंट है वो हर साल 13% बढ़ रहा है। तो मार्केट किसी भी एंगल से नीचे नहीं जा रहा, बस अफोर्डेबल डेवलपर्स आ रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शन था पर ट्रांजेक्शन वैल्यू वो थोड़ी कम हो रही है, जिससे लोगों को लग रहा है मार्केट कम हो गई। मान लो पहले कोई 1 BHK 1 मिलियन का था, नए डेवलपर ने 9 लाख में बेचना शुरू कर दिया, उसका बिक गया, तो एवरेज 1 BHK का प्राइस जो 1 मिलियन से 9.5 आ गया, तो लोगों को लग रहा है कि वो नीचे आ रहा है मार्केट। बट ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे ग्रोथ देखोगे परसेंट वाइज, तो दुबई ऊपर जा रहा है। सेकंड, दुबई ग्लोबल सिटी बन रहा है, और मैं कहूँगा बन चुका है। चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में ले लो, आप सेफ्टी में ले लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, आप फ्यूचर ग्रोथ ले लो, आप टैक्सेशन ले लो, आप बिजनेस, आपके बिजनेस चीज़ों को लेके कि किस तरीके से आप ऑपरेट करते हो, कैसे ओपन होता है, हर चीज़ में आज की डेट में नंबर 1 है। बट क्या प्राइस नंबर 1 है? आप हांगकांग का प्राइस पर स्क्वायर फीट देखोगे तो 2.5 लाख रुपए चल रहा है, मोनाको का 2.5 लाख चल रहा है, सिंगापुर, न्यूयॉर्क आप चले जाओ वहाँ 1.5 लाख चल रहा है। और अभी दुबई में जो अफोर्डेबल एरियाज़ हैं वहाँ 45,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। अभी मैंने आपको जो विला बताया 2400 स्क्वायर फीट का विला आपको 5 करोड़ में मिल रहा है। तो प्राइस पर स्क्वायर फीट आपका 50,000 के आसपास आया, तो अभी प्राइस पर स्क्वायर फीट 4 से 8 गुना जाने वाला आने वाले 15 साल में फॉर श्योर। क्योंकि दुबई का लेवल तो वो है, बट प्रॉपर्टी उस लेवल पर अभी नहीं पहुंची है, और लगातार ग्रो कर रहा है, क्योंकि दुबई की स्पीड इतनी ज़्यादा है। लोगों ने देखा नहीं है कि रेट एकदम से इतनी बढ़ते हैं, उन्हें डर है कि रेट तभी बढ़ते हैं जब वो नीचे आने होते हैं। बट दुबई में ऐसा नहीं है, दुबई सिटी ग्रो कर रहा है, प्लस वो ग्लोबल सिटी बन रहा है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ का प्राइस पर स्क्वायर फीट बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा फॉर नेक्स्ट 16 ईयर्स, जब तक ये 2040 का विजन खत्म नहीं हो जाता। श्योर लवकेश, मैं ना 2 मिनट कैमरे में बात करना चाहता हूँ लोगों से जी। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट वांटेड टू नो, आई होप आपको दुबई की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, जिनको शिफ्ट करना है या जान के अच्छा लग रहा हो कितना ग्रो कर रहा है या एवरीथिंग। अगर आप चाहते हो कि दुबई के बहुत सारे सवाल आपके रह गए हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो 2.0। अगर आप 2.0 आपने 1000 बार नीचे कमेंट कर लिया, मतलब 1000 कमेंट आ गए, तो इस प्रोसेस को और डीप जाकर हम बताएंगे क्या पेपर की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सारी चीज़ें। लवकेश को हम दोबारा बुला लेंगे शो पे, तो आप नीचे 2.0 कमेंट करना। 1000 से ज़्यादा आ गए तो लवकेश को हम दोबारा बुला लेंगे, चाहे हमें दुबई जाके पॉडकास्ट करना पड़े। बिल्कुल। ऑलराइट, सो सबसे बढ़िया चीज़ दुबई की एक चीज़ है, कोई वहाँ पागल नहीं बना सकता किसी का।
क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एक वेबसाइट है दुबई इंटरेक्ट, जहाँ पे आप रेंट देख सकते हो। DXB इंटरेक्ट बोलते हैं उसको, और दुबई इंटरेक्ट लाइव आता है सब कुछ वहाँ। तो वहाँ पे तो पागल बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वहाँ दुबई गवर्नमेंट इतना इन्वॉल्व है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि अगर कोई एजेंट भी कुछ गलत करेगा ना तो नाम किसका खराब होता है एट द एंड? उस शहर का, उस देश का खराब होता है। अगर आज इंडियन बंदा बाहर जाके कुछ फ्रॉड करके आ जाएगा तो कौन बदनाम होगा? इंडियन होगा। उसी तरीके से दुबई नहीं चाहती कि उसके ब्रांड इमेज पर कोई भी गलत इम्पैक्ट आए। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर एक रील डालनी है कि ये प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, बिना गवर्नमेंट को दिखाए वो रील और वेरीफाई करवाए मैं उसको पोस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा पेज है। क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच हो। कल को बंदा आए बोले ये प्रॉपर्टी तो थी नहीं, आपने कुछ और दिखाया था, कुछ और प्राइस बताया था, ये तो है ही नहीं। और ये गवर्नमेंट तक जाने का क्या प्रोसेस होता है? गवर्नमेंट का प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, आपको उसकी फीस पे करनी होती है हर साल की। हर वीडियो आपको अपलोड करनी होती है उस वेबसाइट पर। वो रिव्यू होकर आपको एक QR कोड मिलता है। जिस वीडियो पे वो QR कोड है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि इसको पोस्ट किया जा सके। और जिस पे वीडियो पे नहीं है, एक तो उस पर क्लाइंट भी भरोसा नहीं करते, और दूसरा गवर्नमेंट ने देखा तो 5,000 दिरहम का सीधा सीधा फाइन है उस एजेंट के ऊपर, जो 1 लाख से ऊपर का हो गया। तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि कोई भी गलत एक्टिविटी हो ही ना। सेकंड, कंटेंट क्रिएशन की लाइफ थोड़ी मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड आए थे, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड थे, तो बोले लवकेश कुछ स्ट्रिक्ट तो नहीं है? मैंने बोला अगर फेक कमिटमेंट या फेक प्रोमिसेस हुए तो मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वो बंदा तो फेक प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन कंपनी तो आपकी है, आपके ऊपर आएगी फिर वो बात। तो मार्केटिंग सही होनी चाहिए। आप जो कर रहे हो बस सही बताओ, इतना ही है। ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, वो चीज़ वहाँ अलाउड नहीं है बिजनेस के अंदर। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए तो लोग कुछ भी करें, बिजनेस के लिए ना हो वो कि आप कुछ बेचना चाह रहे हो गलत बोल के, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है वहाँ पर। रियल एस्टेट में तो इतना घुस गए हैं वो लोग। वाह यार, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं वहाँ पे दुबई सही के लिए। करेक्ट। दुबई के ना कुछ टैक्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे हमें तो पता है कि कोई टैक्स है ही नहीं जी। जैसे कोई बंदा सैलरी आ रही है, कोई इनकम पे टैक्स नहीं है, रेंट आया उस पर भी टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन पे भी टैक्स नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे ज़्यादातर टैक्स नहीं है। लेकिन एक वेट लगाते हो, वेट किन किन चीज़ों पे लगता है और कितना % लगता है? जैसे टैक्स का बताया कि 3 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ, मैं दुबई के बेस्ट रोड को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं दुबई की बेस्ट बीचेस को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं दुबई की हर चीज़ एक्सेस कर रहा हूँ, बट आज तक मैंने 1 रुपया दुबई गवर्नमेंट को नहीं दिया है 3 साल में, चाहे मैं कितना भी कमाया हो। तो कोई भी पर्सनल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होता। वैट इज जस्ट लाइक अ GST जो इंडिया के अंदर है, जो 3% से लेकर 18% है, या कहीं 28 भी हो जाती है, कि जैसा प्रोडक्ट वैसा वैट। दुबई के अंदर इसको फ्लैट रखा गया है 5% वैट, जो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी जो आप दुबई में खरीदोगे, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस आप ले रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी ले रहे हो, या फिर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो एज अ टूरिस्ट। 5% का वैट है जो दुबई गवर्नमेंट को जाता है उस एक्टिविटी के ऊपर से। ओके मैंने सुना था जिनका बिजनेस $1 लाख क्रॉस कर जाता है, आई थिंक उस पर 5-10% टैक्स है, ऐसा है। सो दूसरा टैक्स, वैट कोई टैक्स नहीं है बेसिकली, वैट एक जस्ट एक्स्ट्रा फीस है। एज अ टूरिस्ट वो भी नहीं देना होता आपको। अगर आप टूरिस्ट हो और आप शॉपिंग कर रहे हो, आपने जितनी भी शॉपिंग की उस पर जो वैट है वो आप एयरपोर्ट से अपना रिफंड ले सकते हो, वो गवर्नमेंट आपसे वो भी नहीं लेती है। बट वहाँ जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उस पर वैट एड ऑन हो जाता है। सेकंड, अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है वहाँ पर और उसका साल का प्रॉफिट जो है 3,75,000 दिरहम से ऊपर होता है या $1 लाख से ऊपर होता है, तो उसको 9% टैक्स देना होता है ऑन प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट उसका नहीं है उतना तो उसके लिए भी 0 टैक्स है, और फिक्स है वो 9%। 3,75,000 दिरहम से ऊपर का प्रॉफिट होते आप 9% टैक्स दो अपने प्रॉफिट के ऊपर। $1 लाख के ऊपर, $1 लाख के ऊपर, 80 लाख के आसपास, 80 लाख के ज़्यादा अपने प्रॉफिट है पूरे साल का, उसमें आप 9% दे सकते हो। और ये पहली बार अभी शुरू हुआ 2024 में, तो फर्स्ट इसकी जो फाइलिंग है वो 2025 के सितंबर में होगी। सो ऐसे सब लोग दुबई में आ गए और धीरे धीरे टैक्स तो नहीं बढ़ जाएगा? लोग बोलते हैं कि आप हमसे 20% टैक्स ले लो, हम तब भी यहीं रहेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ टैक्स के लिए नहीं आ रहे। उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, जो उनको फ्रीडम मिल रही है, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि मैं कमा रहा हूँ मेरा पड़ोसी दुखी है, दुबई में वो सीन नहीं है। दुबई में आप कमा रहे हो, आप खर्च करो। आप अगर सुपर कार लेके आओ तो उस लेवल की रोड है कि आप उसको एंजॉय कर पाओ। आप अपनी फैमिली को कहीं बाहर लेके जाओ तो आपको क्लीन बीचेस मिले, वर्ल्ड क्लास होटल्स मिले, बेस्ट क्लब्स मिले, ये सारी चीज़ आपको ऑफर कर रही है। तो लोग बोलते हैं 10-20% आप ले भी लोगे ना टैक्स, हमें दुख नहीं है, क्योंकि हम अपने देशों में 30 से 50% टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, और ये सब हमें नहीं मिल रहा। तो टैक्स अगर आ भी जाएगा फ्यूचर में, लोग तो नहीं जाने वाले। जैसे आप रियल एस्टेट के अंदर हो जी, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं दुबई के अंदर जो रियल एस्टेट के अंदर हैं, तो वो हमसे मार्केटिंग कराते हैं। जैसे लीड्स हो गई, सेल्स के लिए हो गया, तो वाली हम मार्केटिंग भी उनके लिए करते हैं। सो जस्ट वांटेड टू नो, मैं सेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि आई एम अ सेल्स पर्सन एज वेल। सेम यार। सो आपका USP क्या है? मतलब आप किस तरीके से बेचते हो? जो बड़ा घर है
5 करोड़ का घर है जी। आप बेचते कैसे हो, क्या प्रोसेस आप वो बताइए। सो जब मैं गया था तब मैंने जो जॉब ज्वाइन की थी वहाँ जो प्रोसेस फॉलो होता था वो होता था कोल्ड कॉलिंग का, कि आपको डेली 300 नंबर दिए जाएंगे, आप सब पे कॉल घुमाओ, 150 मिलेंगे नहीं 150 मिलेंगे, जिसमें से आपको सबको पिच करना है कि आर यू इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, इफ यस उसको डिटेल भेजो। ये चीज़ चल रही थी। बट क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का था, डिजिटल मार्केटिंग का था, तो मैं बीच में जब भी टाइम मिलता था कुछ वीडियोस बना लेता था, कभी सैटरडे को बना ली, कभी कोई इवेंट है, तो कुछ मैसेजेस मुझे आना शुरू हो गए इंस्टाग्राम पर। इससे क्या, एक मीटिंग हुई मेरी, पहली बार मेरी मीटिंग हुई इंस्टाग्राम की वजह से। मुझे लगा यार इससे कुछ तो काम बन रहा है, और मैं 300 कॉल मिला रहा हूँ, पूरा दिन जा रहा है, इससे अच्छा मैं 2-4 वीडियोस बनाऊँ। तो मैंने उसको जॉब को क्विट किया, अपनी सैलरी को क्विट किया, मैं बन गया फ्रीलांसर रियल एस्टेट के अंदर। और वहाँ से मैंने शुरू किया सिर्फ कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम के ऊपर। अप्रैल 2023 में शुरू किया था। जून 2023 के अंदर कनाडा की एक लड़की ने मेरी वीडियो देखी, मुझसे कांटेक्ट किया, कॉल के ऊपर हमने डिस्कस किया। उसने पूछा हम पहली बार इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, इंडिया से ही थे वो बट कनाडा में रहते थे। उन्होंने ओवर द कॉल मुझसे प्रॉपर्टी ले ली 1,80,00,000 रुपए की। ना जूम मीटिंग, ना फेस कॉल, ना फेस टाइम, कुछ नहीं, सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप। तब मुझे रियलाइज हुआ यार मैं इंस्टाग्राम से अगर 1,80,00,000 की बेच सकता हूँ। और 2 महीने हुए मुझे, फॉलोअर मेरे 1400 फॉलोअर थे सिर्फ। उस टाइम से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोल्ड कॉल करना बंद कर दिया। और आज तो मैं बताऊँ कोल्ड कॉल इलीगल हो चुका है दुबई के अंदर। अगर आप मार्केटिंग कॉल करते हो और सामने वाले बंदे ने कंप्लेन कर दिया तो जिस नंबर से कॉल आया उसको सीधे 5,000 दिरहम का फाइन है। ओके तो वहाँ बैन हो चुका, पहले वो बैन नहीं था। तो अब कोल्ड कॉल यूएस वगैरह के नंबर से करवाती है वहाँ की कंपनीज, या फिर वो शिफ्ट कर रही है अपनी मार्केटिंग को टुवर्ड्स ऑनलाइन इंडिया से मार्केटिंग। कॉल कर सकते हैं, इंडियन नंबर से करो, कोई दिक्कत चलो नहीं भाई इंडियन नंबर। वहाँ के लोग क्या है कि दूसरी कंट्रीज के सिम ला के वहाँ रह रहे हैं और फिर वहाँ से कर रहे हैं, या फिर VPN वगैरह लगा के। बट अगर वहाँ करना है, मार्केटिंग कॉल्स अलाउड नहीं है दुबई के अंदर आज की डेट में। उस तरीके से मैंने शुरू किया। इंस्टाग्राम पे मेरे को काफ़ी लीड्स आने लगी। फिर थोड़े दिन बाद मेरी एक वीडियो वायरल चली गई, मैंने डाली थी और उस पर 1.2 मिलियन व्यूज़ आ गए। और 3 से 4 दिन के अंदर कम से कम 5,000 मैसेजेस आ गए, जिसमें 90% सिर्फ ऐसे ही थे जो हुक लाइन को देख के आ गए थे कि 25 लाख में ये प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, विच वॉज डाउन पेमेंट। वो सीधी सी नीचे लिखी भी हुई थी, बट उनको लगा ये है। बट ये पता चल गया कि एक वीडियो भी वायरल होती है तो आपके पास 2 से 3 हज़ार लोग आ जाते हैं जो इंटरेस्टेड हैं दुबई रियल एस्टेट में। फिर हमने उसी चीज़ को फॉलो किया। एंड अब जो मेरा मेजर चैनल है वो है यूट्यूब। लोग दुबई रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लॉन्च हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है और किसको लेना चाहिए। क्योंकि बाहर जब किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक कंसल्टेंट चाहिए होता है जो आपको बताए कि क्या सही है, क्या पेपर वर्क लगेगा, क्या टाइम प्रोसेस है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ क्या रेट है, कहाँ नहीं है। लोग ये नहीं बता रहे, लोग सिर्फ बेच रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब पर हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी, स्टेप्स टू बाय अ प्रॉपर्टी। अगर आप 2 साल में बेच के निकलना चाहते हो तो कौन सा एरिया अच्छा है, आपको 15 साल बेच के आपको होल्ड करना है तो कौन सा एरिया अच्छा है, आपको रेंटल इनकम चाहिए, कैपिटल गेन नहीं चाहिए तो कौन सा एरिया अच्छा है। इस तरीके से मैंने वैल्यू बेस्ड कंटेंट बनाना शुरू किया यूट्यूब पर। उसके बीच में कुछ प्रोजेक्ट वीडियोस डालना शुरू कर दिया। तो जितने भी लोग प्रॉपर्टीज़ देखते थे एजेंट्स के थ्रू, एट द एंड उनको रिसर्च करनी होगी तो कहाँ जाएंगे, या तो गूगल जाएंगे उसके बारे में सर्च करेंगे, या फिर वो यूट्यूब पे जाएंगे। जब वो यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ कॉम्पिटिशन कम है। इंस्टा पर अगर 20,000 वीडियोस बना रहे हैं एजेंट्स तो यूट्यूब पर सिर्फ 2,000 है। तो कंपटीशन बहुत कम हो गया। वहाँ मेरे चांसेस बढ़ गए। सेकंड पूरी डिटेल में बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ 90 सेकंड में मुझे कवर करना है, मैं नहीं बता पाऊंगा। यहाँ मेरे पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं यूट्यूब के अंदर। मैं पूरा डिटेल में उनको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताता हूँ कि वो बच्चों की तरह बैठ के भी अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो भी समझ जाएंगे कि कितने का है, क्योंकि मैं इंडियन रुपीज़ में बात करता हूँ। मैंने अपनी ऑडियंस इंडियन रखी हुई है। इस तरीके से तो हम दुबई का मार्केट खा सकते हैं पूरा, जितना हमारे फॉलोअर्स हैं। मेरे वही तो कर रहा हूँ। एक और मेरे आए थे, उन्होंने बोला ऐसे तो मैं कल आ जाऊँ और मैं शुरू कर दूँ। मैंने बहुत ईजी है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जिस माइंडसेट से हम लोगों को समझाते हैं सेल्स वाले, और हमें बस इंडियन लोगों का माइंडसेट पढ़ना है कि वो क्या बोलते हैं। जैसे लोग बोलते हैं डेवलपर, इंडिया में बिल्डर बोलते हैं, तो मैं डेवलपर की जगह बिल्डर बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में। वहाँ लोग स्क्वायर फीट बोलते हैं, लोगों को गज समझ में आता है तो मैं गज बोलता हूँ। तो मैं इंडियंस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ, उनको एक बार में देख के समझ आ जाए। वहाँ पे सोशल मीडिया की वैल्यू है कि नहीं है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत है। मतलब गवर्नमेंट ने अभी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी गोल्डन वीज़ा देना शुरू कर दिया। वाह, मतलब उन्होंने अभी लॉन्च किया है कि जो लोग अच्छा कंटेंट बनाएंगे और कंट्री को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे और अच्छी चीज़ सिखाएंगे लोगों को, उनको हम गोल्डन वीज़ा देंगे। प्रॉपर उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया क्रिएटर्स हब के नाम से, जो DIFC के अंदर है। वहाँ प्रॉपर ऑफिस है जहाँ आप जाके सपोर्ट ले सकते हो दुबई गवर्नमेंट से कि किस तरीके से हम ग्रो करें, क्या वहाँ और लोग आते हैं, वहाँ इवेंट्स होते रहते हैं। और 1 बिलियन दिरहम का उन्होंने बजट निकाला जो उसी पे इन्वेस्ट करने वाले हैं क्रिएटर्स के ऊपर। बेटा नोट डाउन करो, अप्रोच करो। DIFC के अंदर अभी लॉन्च किया था। तो हर 3 महीने में क्रिएटर्स इवेंट होता है, प्रॉपर एग्जीबिशंस होते हैं, और वो फोकस कर रहे हैं लोगों को ग्रो करने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी के अंदर। ओके। और वहाँ पे ज़्यादा देखो, ज़्यादा जनता तो नहीं है वहाँ पे,
ऑडियंस मैंने देखा कि दुबई को ग्रो होना है और दुबई के ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ मार्केट खींचने के लिए, है ना। ज़्यादातर यही मैंने देखा है, जितने भी चाहे रिजवान हो गए या जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इंडियन पॉडकास्ट पे दिखना चाहते हैं, जो भी बड़े डेवलपर्स बिल्डर्स जो भी है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि दुबई में ज़्यादा लोगों की फॉलोइंग वगैरह ज़्यादा बड़ी नहीं है या वहाँ पे ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आता, व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर? सो वहाँ 80% जो मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, 80% जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका नंबर आपको 200,000 से लेकर 600,000 के बीच में मिलेगा। दीज आर द मास्ट इन्फ्लुएंसर्स जिनका इसके बीच में, मिलियंस के ऊपर में बहुत कम है। मैं बोलूँगा शायद मुश्किल से 100-200 लोग ही होंगे जिनके मिलियन से ऊपर फॉलोअर हैं और वो इन्फ्लुएंसर हैं, बाकी सब इसी में आ जाते हैं। पॉपुलेशन 38 लाख है, बट क्योंकि हम उसको इंडियन सिटी बोलते हैं आउटसाइड इंडिया, क्योंकि 40% इंडियंस हैं, हर बिजनेसेस में इंडियंस घुसे हुए हैं, हर इंडस्ट्री में बिजनेसेस हैं, इसलिए वहाँ के लोग जो फोकस करते हैं इंडियन ऑडियंस पर, चाहे वो रियल एस्टेट बेचना हो, चाहे वो कोर्स के रिलेटेड हो, चाहे वो कंसल्टेशन से रिलेटेड हो। और थर्ड क्या है कि इंडिया बहुत क्लोज है, आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं जीसीसी के, उनमें इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, प्लस उनके पास पैसा भी है खर्च करने के लिए, बहुत बड़े साइज़ में वहाँ पॉपुलेशन है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट है उनके पास जो इंडियंस अट्रैक्ट कर पाते हो। एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, दुबई जाने का सीन हमारा ऐसा ही नहीं बना। हमने पहले वहाँ से क्लाइंट बनाए, हमने ऐड चलाया 33,000 का, तो मेरा प्रोडक्ट था 1.5 लाख का, और मैंने 7 लोगों को कन्वर्ट कर लिया उसके अंदर। तो मुझे पता लगा यार यहाँ मार्केट बड़ा है, हम यहाँ पे जाके पूरा बन सकते हैं बड़े। पेइंग पावर बहुत अच्छी है वहाँ पर। पेइंग पावर तो अच्छी है, लेकिन हम लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं अपने काम के लिए। एंड अगर कोई दुबई से देख रहा है, दोज वांट टू कोलैबोरेट, वो हमें मेल कर सकते हैं connect@digitaldiary.com इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, पॉडकास्टिंग के लिए हो गया या कोई बिजनेस के लिए हो गया, और इवन डेफिनेटली हम आपको तो याद करने ही वाले हैं अब घुसने के लिए। सो कोई आखिरी नोट आप देना चाहते हो ऑडियंस को? अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी ग्रोइंग एज में हो बिटवीन 25 to 30 और आप स्ट्रगल कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं बिल्ड हो पा रहा, सेम बिजनेस को आप दुबई में स्टार्ट कर दो, सेम बिजनेस को, उसी स्किल्स को लेके जाओ, क्योंकि दुबई शहर ग्रो कर रहा है बट वहाँ स्किल्ड लोगों की अभी कमी है। 80% लोग जाते हैं उस माइंडसेट से कि हमें 4-5 हज़ार दिरहम की जॉब मिल जाएगी, हम वहाँ काम करेंगे, 1,000-2,000 दिरहम अपने घर भेज देंगे। बहुत कम लोग उसमें से बिजनेस करने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ सारा पैसा बिजनेस के अंदर है, क्योंकि आपके पास ग्लोबल मार्केट है। वो ऑडियंस है जो डॉलर्स में कमाती है, तो आपको दिरहम में पे करेगी और आप उसको INR में कन्वर्ट करके खर्च करोगे तो आप बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर लोगे। तो वह बहुत अच्छी मार्केट है, पेइंग पावर बहुत अच्छी है, और ग्लोबल मार्केट वहाँ पर बैठी हुई है। इंडिया में हम ग्लोबल सिटीज़ को कवर कर सकते हैं, अपना दिल्ली कर लिया, नोएडा कर लिया, मुंबई कर लिया, लेकिन वहाँ बैठ के आप US के क्लाइंट्स को कैटर करो, आप चाइना के क्लाइंट्स को कैटर करो, आप सिंगापुर के क्लाइंट्स को कैटर करो, क्योंकि सबके हेडक्वार्टर्स या ऑफिसेज या फिर उनकी ट्रिप्स लगती रहती हैं वहाँ। हर 3 महीने में वो लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर बिजनेस के लिए, तो आप इंटरेक्शन भी इजीली कर पाते हो। तो अपनी अर्ली एज में अगर आप दुबई चले गए और वहाँ जगह बना ली तो लाइफ आपकी ऐसे चेंज हो जाएगी, जे कर्व में बोलूँगा, जो मैंने खुद फील किया बेसिकली। अमेजिंग मैन। अभी रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जाने वाले तो देखते कैसे होगा। डेफिनेटली कॉल मी। या 100% मैन। लवकेश, आपके साथ पॉडकास्ट करके ना एक्चुअली बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें जान ली, और जिन लोगों को जाना होगा ये इन्फॉर्मेशन, शायद दैट इज़ अ गोल्ड माइन फॉर देम। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप जितने भी बिजनेस ओनर होंगे और जो शिफ्ट होने का सोच रहे होंगे उनको बहुत वैल्यू मिली होगी इस पॉडकास्ट से। जो साइड में ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हो ये बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसके अंदर हमने बताया कि आप 100 करोड़ जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस के अंदर कैसे बना सकते हो, और बहुत ही वैल्यूएबल पॉडकास्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।